राहुल गांधी मूर्ख हैं, क्योंकि कॉलेज में पढ़ना एक चीज है, कॉलेज के बाहर निकलते हैं तो दुनिया दूसरी होती है। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भी कुछ बच्चों में होता है कि हम एक्स वाई जी इंस्टीट्यूट से नहीं है या कॉलेज से नहीं है, हम छोटे कॉलेज से हैं या अंडर रेटेड कॉलेज से हैं। तो वो मेरी कोशिश होती है, बहुत सारे इश्यूज हैं जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन हुआ, जिस पे जितना मुझे आता है उतना मैंने लोगों को सिखा दिया। क्योंकि राहुल गांधी भी सवाल लेता है तो घर के बने हुए सवाल होते हैं, पहले से उसके आंसर याद करे हुए होते हैं। अपन को तो पता ही नहीं कि सामने से कौन उठेगा और क्या पूछेगा। तो कोशिश होती है बस एक ही, और ये मैं पिछले 5-6 साल से कर रहा हूँ। बस एक ही, आज तक मुझे ऐसा चैलेंजिंग क्वेश्चन कोई नहीं पूछ पाया जहाँ मैं फंस जाऊं, और मुझे उस दिन का इंतजार है कि मैं फंसूं कब। हाँ, मतलब मैं तो बोलता हूँ ना, अगर मुझे नहीं आता है तो मैं उसको मतलब रिसर्च करके फिर मैं बताऊंगा, लेकिन पूछे तो कोई। बिल्कुल। देखो, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा जब खत्म होगी तो राहुल एक बहुत बड़े लायबिलिटी और डिजास्टर की तरह से प्रकट होंगे कांग्रेस के लिए। जितनी ये यात्रा कर रहे हैं, रोज राहुल गांधी के 2024 के चुनाव के वोट खत्म हो रहे हैं। तो अच्छा है, ऐसा करना चाहिए राहुल गांधी को, और अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस तरह का सवाल करते हैं कि इनको जेल में क्यों नहीं डालते। मेरे ख्याल से जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, बेसिक शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं है, हमारे मित्र लोग जो हैं, वही ये सवाल कर सकते हैं। क्योंकि शायद 100 बार मैंने लिख के समझाया है इस चीज़ को, लोग पढ़ना रेगुलर तो होता क्या है, आपने टेलीग्राम खोला, सामने कोई पोस्ट आई, उस पर सवाल पूछ लिया। आप ये कोशिश नहीं करते कि चलो मैं सर्च में जाके कीवर्ड डाल के देख लूं कहीं पहले तो नहीं लिखा है इसका आंसर। तो इस तरह का होता है। यहाँ पर मैं एक जो थॉट प्रोसेस है वो मैं बताता हूँ। जरासंध जब भगवान श्री कृष्ण से लड़ने आए थे, क्योंकि उन्होंने कंस का वध किया था, तो श्री कृष्ण सबको मार देते थे, जरासंध को छोड़ देते थे। तो बलराम ने पूछा, कृष्ण तुम जरासंध को आसानी से मार सकते हो, लेकिन तुम हमेशा इसे छोड़ देते हो और हमें युद्ध करना पड़ता है। तो श्री कृष्ण ने कहा, दाऊ अगर मैं जरासंध को मार दूंगा तो ये पूरे देश से ढूंढ ढूंढ के मेरे दुश्मन सामने लेके, और देश के दुश्मन सामने लेके नहीं आएगा, और हमें पूरे देश में भटकना पड़ेगा इन लोगों को ढूंढ के खत्म करने के लिए। तो आप देखो, राहुल गांधी पहले वो जिस क्रिश्चियन पादरी ने सनातन को गाली दी थी, हिंदुओं को गाली दी थी, उससे मिले थे तमिलनाडु में, कर्नाटक में लोगों से मिले थे। फिर आपकी जो क्रांतिकारी महिलाएं हैं, जिसमें आपकी एक्टर भी है, उनसे मिले थे। और ये रिसेंटली जो हमारे जिनको लोग बोलते तो इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन वो एमबीए वाले हैं, इकोनॉमी का उनको कुछ नहीं पता, रघुराम राजन, उनसे भी मिले थे। और आपने देख लिया, रघुराम राजन जिन्होंने हर चीज, जिस चीज का विरोध करा था उसी चीज पे भारत आगे बढ़ रहा है। तो राहुल गांधी की यात्रा से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से राहुल गांधी को यात्रा करनी चाहिए। भगवान करे एक कम से कम काम वो कर रहे हैं, वो ऐसे ही चलते रहें, जीवन भर चलते रहें, दाढ़ी बढ़ाते रहें। आगे दाढ़ी बढ़ाएंगे, भगवा भी पहनेंगे शायद इसके बाद, सारी दुनिया का नौटंकी भी करेंगे। वैसे अभी वो छुट्टी पे जा रहे हैं क्रिसमस मनाने, क्योंकि वो सनातनी शिव भक्त, वो क्या कश्मीर से, कश्मीर के हिंदुओं के वंशज हैं, कश्यप गोत्र के शायद। तो आजकल उनको क्रिसमस मनाना है। जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, वो क्रिसमस मनाने शायद विदेश जाएंगे अपने परिवार से मिलने। वो जाना चाहिए उन्हें, परिवार के साथ मिलना चाहिए। मतलब देखो, मतलब ये तो अच्छी बात नहीं है ना, तो ये तो ह्यूमन राइट्स का इश्यू हो जाएगा ना, अगर आप परिवार से मिलने से रोकोगे। आफ्टर ऑल बच्चे हैं, पत्नियां हैं, तो मिलना भी जरूरी है।
तो मुझे राहुल गांधी की बात का कोई वो नहीं लगता। और रहा सवाल भारत की सेना के बारे में बात करने की, तो भारत की सेना जब डोकलाम हुआ था तो राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसी में बैठे थे। भारत तो छोड़ दीजिए, हम लोग तो, हम और आप क्या हैं, नॉर्मल सिटीजन हैं, लेकिन कांग्रेस के जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं, या यूं कहें कि जो परिवार का पहला सर्कल है, सबसे बड़ा, मतलब मैं उन्हें चापलूस नहीं कहता, वो भी बेचारे अपनी दुकान चला रहे हैं, काम के लिए, पेट के लिए इंसान को क्या क्या करना पड़ता है। तो उनको भी नहीं पता 2008 में कौन सा एमओयू साइन हुआ था। ठीक है, तो हम और आप क्या हैं? तो कांग्रेस पार्टी ने, परिवार ने चाइना में जाके एमओयू साइन करा। बिलावल भुट्टो से सोनिया जी की मुलाकात हुई थी, 1-on-1 मीटिंग हुई थी। ये 2008 की बात है, जब चाइना ओलंपिक हुआ था। और चाइना ओलंपिक के बैकग्राउंड में आपने एग्रीमेंट साइन करा था, बिलावल भुट्टो से भी मिली थी। एक शायद वैसे ही एग्रीमेंट, मुझे नहीं पता, इसकी कंफर्मेशन नहीं है, मैंने बस पढ़ा है कि ऐसी एग्रीमेंट उन्होंने जमातुल दवा के साथ या एलएलपी के साथ साइन करा था। सेम हाफिज सईद था या कोई और, उनके साथ साइन करा था। तो आप, सवाल तो ये होना चाहिए उस एग्रीमेंट में क्या है, जो इतना कमिटमेंट है। तो राहुल गांधी ने जब भारत की सेना के बारे में बात करी तो सेल्फ गोल हिट कर लिया ना। अब आप लोग, कोई आपको अगर ये उम्मीद हो कि कोई कांग्रेसी बाहर आके उसको खंडन करेगा, तो मेरे ख्याल से हम कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि वो भी बेचारे रात, मेरा तो अच्छे खासे लोगों के साथ संबंध भी है, बेचारे सिर पीटते हैं कि क्या लायबिलिटी हमारे सिर पड़ी है कि, और जब तक ये है हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो वो खुद दुखी है इस बात से। टूल किट एक्टिव कांग्रेस की नहीं है, कांग्रेस एक हिस्सा है उस टूल किट का। मतलब यूं कह लें कि इंडियन हेडक्वार्टर 10 जनपद पे है, लेकिन पूरा जो गेम है वो लेफ्ट लिबरल का है, जो आपका अमेरिका में है, बैठा है। और उसकी जो थिंक टैंक सोच है वो चाइना से आती है। आप जब जब चाइना को ट्रेड में, कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, या आपके काम से उनको कुछ नुकसान होता है, व्यापारिक नुकसान होता है, तो लाल सलाम तो खड़ा होगा। और लाल सलाम के रहनुमा चाइना है। ये सारी सोच वहां की है, ये तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं ना। आप ही के साथ मैंने केरोसिन वाले पे दिया था, ठीक है। आपको शायद मेरी सोच कुछ अलग है सोचने की, लेकिन केरोसिन का उतना डिटेल कोई नहीं बताया। अब जो भारत के रिश्ते रशिया से हैं, उनको देख के भी नुकसान है, लाल सलाम को बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि जो बेसिक है, ऑयल, फार्मा एंड आर्म्स, भारत ने आज की डेट में तीनों पे हमला करा हुआ है। तो जब आप लॉबी को, इन बड़ी बड़ी लॉबी और ताकतवर लॉबी को नुकसान पहुंचाओगे, व्यापारिक नुकसान पहुंचाओगे, तो ये आपके खिलाफ खड़े होंगे। देखो, स्वामी सर की जहाँ तक सवाल है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, क्योंकि मेरे पिता तुल्य हैं, 80 साल से ऊपर के हैं, पिता समान है, इसलिए और मेरे पिता रहे नहीं, तो मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन स्वामी सर के हिसाब से चलें तो ब्रह्मोस मिसाइल लगा के कल चाइना में गिरा दो। दुनिया तो ऐसे नहीं चलती है ना। और रहा सवाल 2014 से अभी तक यही कोशिश करी जा रही है कि मोदी मुंह खोले, और जिस दिन मोदी ने मुंह खोला उस दिन सारे घेर के मार देंगे। देखो, हर इंसान के पास 2 हथियार भगवान ने दिए हैं, और ये बिल्कुल निशुल्क हथियार हैं। इनसे इंसान हर जंग जीत सकता है। मुस्कुरा के बहुत सारी मुसीबतों को किनारे कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, और मौन रह के बहुत सारी मुसीबतों को आने से बचा सकते हो। एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मोदी का काम
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके और ट्रम्प की तरह नहीं करना। आपने देखा ना ट्रम्प क्यों गए? ट्रम्प इसलिए नहीं गए कि वो कुछ और रीजन था, बल्कि वो बोलते बहुत थे। हर बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको उठा के स्ट्रेट टॉट। राजनीति स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। जैसे बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, मेरी भी पोस्ट पे कमेंट करते हैं जब भी कोई बात होती है कि इनको वोटिंग राइट मत दो, इनको सब्सिडी मत दो, इनको ये मत दो, इनको वो मत दो। उससे क्या सलूशन निकलेगा? उन्होंने कभी आपसे मांगा? वो नहीं मांगते, उनके लिए आप मांगते हो। ठीक है ना? उनके लिए हिंदू ही मांगता है, वो नहीं मांगते। उनको पता है वो कैसे कर रहे हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी की बात को ना मैं सीरियसली लेता हूं, ना मोदी जी सीरियसली लेते हैं, ना सरकार में कोई सीरियसली लेता है। अब ठीक है, मतलब इतने सीनियर हैं, पिता तुल्य हैं, उम्र हो गई है, कुछ बातें सहन करनी पड़ती हैं, तो ठीक है, बोलने दीजिए। तो वो जो थोड़ी सी खींच है, कुछ भी मंत्रालय नहीं मिलने की, कुछ भी ऐसी पोस्ट नहीं मिलने की, आई थिंक वो झलकती है, जो मुझे लगता है कि उनकी बातों से। बट ये तो स्वामी जी के काम करने का जो वो कह रहे हैं ना, मेरे रिलेशन है, ये तो बिल्कुल वैसी बात हुई कि गौरव प्रधान फौजियों के साथ बैठ के चाय पी ले और उसके बाद वो इतना ज्यादा रिलेशन बन जाए कि वो आर्मी चीफ को ज्ञान फैलने लगे हैं ऑपरेशनल चीजों में, प्रिपेयर्डनेस में, वॉरफेयर में। तो स्वामी जी का वही है, ये मिनिस्टर रहे हैं, कॉमर्स मिनिस्टर रहे हैं ना, ठीक है। ये जो कॉमर्स मिनिस्टर थे, तो स्वामी जी ये क्यों नहीं बताते कि इनके मिनिस्टर रहते हुए भारत को सोना गिरवी रखना पड़ा था, क्योंकि हमारे पास 5 दिन का तेल के पैसे भी नहीं थे। ये भी तो बताए ना। अगर वो इतना ज्ञान चाइना पे और पॉलिसीज पे और इकोनॉमिक पॉलिसी पे देते हैं, तो ये चीजें भी बतानी चाहिए। जब धर्म की बात आती है तो स्वामी जी बोलते हैं राम सेतु, राम मंदिर, ये वो। ठीक है स्वामी जी, हम आपकी बात मान लेंगे। मुझे ये भी बताइए कि अयोध्या में निमोई अखाड़े वाले आपसे नफरत क्यों करते हैं? आप फिर बोलते हैं कि राम सेतु। तो स्वामी जी आप ये भी बताइए कि जयललिता ने जो राम सेतु का केस कोर्ट में करा था, वो केस आपके केस से पहले करा था या आपके केस के बाद करा था? और जो जजमेंट आया था वो आपके केस पे था या जयललिता के केस पे था? देखो, एक चीज है परसेप्शन और एक चीज है रियलिटी, फैक्ट अलग होते हैं। ठीक है, स्वामी जी ये भी बताएं कि उनके जो दामाद हैं वो क्या काम करते हैं। ठीक है, तो उससे बहुत सारी चीजें साफ होंगी। वैसे पर्सनल नहीं जाना चाहिए, गलत बात है, लेकिन क्योंकि वो भी इन चीजों में डील करते हैं जो पब्लिक से और भारत से रिलेटेड है, इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। उनके दामाद के धर्म पे या उनकी बेटी के चॉइस पे सवाल नहीं कर रहा हूँ, वो उनका पर्सनल मैटर है और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन बात हो तो फिर पूरी हो, आधी अधूरी क्यों? ऐसी चीजें बाहर नहीं आती। देखो, पहली चीज, मैं अगर वैसे तो मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, ना मैं भारतीय सेना में हूं, ना सिक्योरिटी एजेंसीज में हूं, ना सरकार में हूं, और ना ही मैं पत्रकार, खोजी पत्रकार हूं या क्रांतिकारी यूट्यूबर हूं या ट्विटर का सेलिब्रिटी हूं। मुझे नहीं पता आर्मी की प्रिपेयर्डनेस क्या है, मुझे नहीं पता आर्मी की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस क्या है। ये पब्लिक डिबेट के सब्जेक्ट नहीं होते हैं। और अगर मुझे पता भी है तो मैं अपने नंबर बनाने के लिए ऐसी चीजों का व्याख्यान यूट्यूब या टेलीग्राम पे या कोई भी सोशल मीडिया साइट में नहीं करूंगा। मैं जिम्मेदार रहूंगा। अगर फौज ने हमें ये बोला कि उन्होंने जाके ठोका, तो मतलब ठोका। That's it. अब उस पर सवाल नहीं है, बात खत्म। ठीक है ना? अगर फौज बोलती है कि हमने जाके ठोक दिया या हमारे जवानों ने वहां ठोका, सिख रेजिमेंट थी और भी जो भी थी, उन सब ने डंडों से मारा, तो मतलब मारा। अब मैंने भी ये वीडियो जो क्वेश्चन में है, ये मैंने भी पोस्ट करा था। मैंने खैर दूसरे रीजन से पोस्ट करा था, क्योंकि लोग लिखने में इतनी जल्दबाजी होते हैं, वो ये नहीं समझना चाहते कि मैंने लिखा क्या था। फिलहाल
पॉइंट ये है कि जब मैंने वीडियो पोस्ट करा था तो बहुत लोगों ने मुझे ज्ञान दिया कि गौरव ये वीडियो जो है ये अरुणाचल का नहीं है, ये गलवान का है, ये 2021 का है। बड़े लोगों ने मुझे इस बारे पे ज्ञान दिया था। 2 वीडियो थे, एक तो ठीक है गलवान का था, छोटा वीडियो था, गलवान का था जिसमें गाड़ी तोड़ रहे थे चाइनीज की, लेकिन दूसरा वीडियो जो था उसमें बताया कि ये गलवान का है और बड़े कॉन्फिडेंटली लोगों ने लिखा। मेरे ऐसे लोगों से निवेदन है कि जरा आप लोकेशन की और जो जगह है उसकी टेपोलॉजी भी समझ लिया कीजिए कोई बात बोलने से पहले। और अगर गलवान में आपको पेड़ या घास दिखाई दे जाए ना तो फिर मुझे प्लीज उसका वीडियो जरूर भेज दीजिएगा ताकि मैं करेक्शन कर लूं, क्योंकि जहां का वीडियो है वहां अच्छी खासी घास है और पेड़ है, यानी वो लद्दाख एरिया का नहीं है, वो तवांग एरिया का है, तवांग से भी नीचे का है। और ये जो झड़पें हैं ये होती रहती हैं, अभी 2024 के चुनाव से पहले और भी बहुत झड़पें होंगी, ठीक है। अब झड़पें क्यों होती हैं? झड़पें इसलिए होती हैं कि पूरी एलएसी पे जो एग्रीमेंट है भारत का चाइना के साथ वो नो वेपन का है, तो हम कोई भी छोटा मोटा वेपन भी लेके पेट्रोलिंग में नहीं जाते हैं, डंडे होते हैं, स्टिक्स होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, तो वहां पर गोली नहीं चलेगी। लेकिन सवाल ये है, सवाल जो होना चाहिए, सॉरी मैं डिस्कशन को, सवाल ये है कि ये झड़प क्यों हो रही है, सवाल ये होना चाहिए। झड़प हुई, कौन पिटा कौन हो, ठीक है, सबने बात करी है, सारे लोग लिख रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने इस पे जवाब भी दिया। पहली चीज झड़प क्यों हो रही है, और दूसरा सवाल उससे इनफैक्ट उससे पहले का सवाल, क्या चाइनीज हमें हमें ओवरटेक कर सकते हैं या हमसे सुपीरियर हो सकते हैं? पहले सवाल के जवाब है चाइनीज नहीं हो सकते, क्योंकि चाइना में फोर्स ज्वाइन करना, पहली चीज मैंने जो बहुत बार समझाई है कि चाइना की आर्मी जो है वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है। चाइना की आर्मी पॉलिटिकल पार्टी जो है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उसका आर्म्ड विंग है, उसका हथियारबंद एक गिरोह है, ठीक है। तो उसमें लोग स्वेच्छा से राष्ट्र की सेवा करने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि जबरदस्ती पकड़े जाते हैं। दूसरी बात, चाइना की फोर्स में हर बटालियन में एक पॉलिटिकल लीडरशिप होती है जो पॉलिटिकली गवर्न करती है, यानी वो प्रोफेशनल सोल्जरिंग पे डिसीजन नहीं लिया जाता है, बल्कि डिसीजन 90% से ज्यादा डिसीजन पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए जाता है, ठीक है ना। तो 300 लोग इकट्ठे करो, भेज दो, और डिस्टर्बेंस या जमीन कब्जा कर लो, जो चाइना की हमेशा से पॉलिसी रही है, यहाँ तक कि तब से रही है जब हम हिंदी चीनी भाई भाई की माला जपते थे, ठीक है। जब हमारे गुलाबी चाचा हिंदी चीनी भाई भाई की माला जपते थे, तब से चाइना की पॉलिसी बिल्कुल साफ रही है, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं रहा उनकी पॉलिसी में कि हमें भारत में कब्जे करने हैं लैंड के, ठीक है। 1962 की लड़ाई हम हारे, वो हम इसलिए हारे क्योंकि गुलाबी चाचा की सिगरेट और जूते और ड्राइक्लीन के कपड़े के लिए एयरक्राफ्ट लंदन जाता था, करवा के लाता था। लेकिन हमारे पास, हम क्योंकि गरीब देश थे, हमारे पास जवानों के लिए जूते हो गए, जो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के शूज हो गए, स्नो बूट्स हो गए, हथियार हो गए, उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं था क्योंकि हम गरीब नेशन थे। चाचा जी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज करते थे शायद। लेकिन सवाल ये सब हो क्यों रहा है? इस होने के पीछे कारण है भारत का बढ़ता कद, और वो क्यों है? आप 2014 से पहले का भारत देखो। 2014 से पहले का भारत अपनी दवाई बनाने के लिए 95% जो इंग्रेडिएंट्स है मेडिसिन के, वो चाइना से मंगाता था। 2014 से पहले का भारत अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का निकालने के लिए, मतलब बनाने के लिए माल चाइना से मंगाता था। 2014 से पहले का भारत अपने यहाँ मोबाइल फोन नहीं बनाता था। मोबाइल फोन ही नहीं, मोबाइल फोन तो हम लोग खुल के बात करते हैं, मोबाइल फोन हो गए, वायरलेस राउटर हो गए, जो इंटरनेट डोंगल हो गए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है वो सब चाइना से आता था, जो लगभग अब
60 से 70% बंद हो गया है, बल्कि ज्यादा बंद हो गया, वो ज्यादा बंद हो गया। मेडिकल के इंग्रेडिएंट्स लगभग 60% कम हो गए। अब भारत और जगह से लेता है या खुद की मैन्युफैक्चरिंग करता है। 2014 से पहले का चाइना अफ्रीका में करोड़ों लाखों हेक्टेयर जमीन लेके उस पे अनाज उगाता था, क्योंकि दे वांट टू बी ए फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। और फूड बास्केट ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग बास्केट एंड फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया की जो दुकान है वो चाइना है, जहां से माल बेचेगा उसके लिए बायर है। सो ये सारी चीजें चाइना कर। 2014 के बाद क्या हुआ? 2014 के बाद भारत अपनी दवाइयां बनानी शुरू कर दी। भारत का मैक्सिमम माल या तो लोकल प्रोड्यूस होता है या और जगह से, जहां से बेटर ऑप्शन हो वहां से खरीदते हैं। फूड के बारे में आपने देख लिया, जो अभी का है, हमारी जो बम्पर क्रॉप्स हैं, जो हमारा प्रिक्योरमेंट है, हमारे पास अब रखने के लिए जगह नहीं है। सरप्लस प्रोडक्शन हुआ है जो हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है, तो हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। भारत की क्वालिटी चाइना की क्वालिटी से बहुत ज्यादा अच्छी है। yes. जहां हम कभी उतना दुक्का एक या मोबाइल फोन की दुकान थी भारत में बनाने की, आज जो बड़े आइकॉनिक ब्रांड हैं जैसे आईफोन हो गया और जो ब्रांड हो गया वो चाइना से आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिला के चाइना को आपने ट्रेड में नुकसान पहुंचाया नहीं पहुंचाया? बिल्कुल। 2014 से पहले जो व्यापारी कम्युनिटी थी भारत में, वो होली दिवाली त्योहारों पे, यहां तक कि हमारे गणेश भगवान दिए भी चाइना से आते थे। yes. अब नहीं आते, ठीक है, तो वो लाखों करोड़ों का नुकसान है। फिर आप देख लो कोरोना काल में हमें पता चला कि भारत सर्जिकल मास्क तक नहीं बनाता है। पीपीई किट तो बहुत दूर की बात रही, सर्जिकल मास्क भी नहीं बनाता है। हमने अपना मास्क बनाया, हमने और आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वैक्सीन हमारी अपनी है जो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, दूसरे देशों को भी दे रहे हैं, और लोन पे नहीं देते हैं, बल्कि हम एज ए ह्यूमन क्या कहना चाहिए, मानवता के आधार पे हम लोगों को वो मेडिसिन देते हैं। तो भारत का कद बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी बात, 2014 से पहले भारत के पास लड़ने के लिए 5 दिन से ज्यादा का गोला बारूद नहीं था। आज मतलब 2014 से पहले अगर मान लीजिए एक फौजी फायरिंग रेंज में अगर प्रैक्टिस करता है तो उसको भी गन के शेल दिखा के ऑडिट करवाना पड़ता है कि मैंने कितने एलओसी पे जब फायरिंग होती थी तो परमिशन लेनी पड़ती थी दिल्ली से कि फायरिंग करें या नहीं करें। आज हम बोलते हैं कि ठोक दो, जब ठोक दो तो ये बताना कितने ठोके। वो डिसीजन लोकल हो गया। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, वो हो गए। हथियार नहीं थे, वो आ गए। बेस्ट ऑफ द वेपनरी भारत में बन रही है। आपके एयरक्राफ्ट फुलफिल हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये डोकलाम हो गया, गलवान हो गया, तवांग हो गया, और भी आने वाले टाइम में होंगे, और अभी मैं आपको बताता हूं क्या और है। ये सब क्यों है? इसके 2-3 तो ये मैंने भारत की जो बढ़ता कद है वो चाइना को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि चाइना ने भारत को एक मार्केट देखा था, कॉम्पिटिटर नहीं देखा था। भारत एक अच्छा कॉम्पिटिटर खड़ा हो रहा है जिसकी दुनिया तारीफ कर रही है। भारत का कद बढ़ रहा है, ये चाइना से सहन नहीं हो रहा। दूसरी बात, भारत में जब ये सारी चीजें बढ़ेंगी, गरीबी कम होती जाएगी, क्योंकि कोरोना काल में भी आपकी 16% गरीबी कम हो गई थी, अनाज फ्री देके और डीबीटी ट्रांसफर इत्यादि देके लोग आपने जो बिलो पॉवर्टी लाइन को उठा दिया था, थोड़ा बाहर निकाल दिया था। मतलब ये लाइन का पैरामीटर शिफ्ट नहीं करा था, आपने एक्चुअली लोगों को बाहर निकाल दिया। ये रिपोर्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, गूगल पे कर लीजिएगा। ये चाइना को सहन नहीं हो रहा, और आज जिस तरह से पोडियम पोजीशन पे भारत खड़ा है, ये चाइना को सहन नहीं हो रहा। तो ये चीजें होती रहेंगी। दूसरी बात, चाइना, और शायद आप ही के साथ मैंने ये वीडियो में कहा था कि चाइना साउथ चाइना सी पे और जो भारत का एरिया है, तमिलनाडु से नीचे जो समंदर है, उस पे चाइना एक छत्र अधिकार चाह रहा था, ताकि चाइना का गुड मूवमेंट वहां से
बेरोक निकले, ठीक है, चाहे आप भारत की टेरिटरी को वायलेट करें या किसी और की टेरिटरी को वायलेट करें, तो वो सारी चीजें अब भारतीय नेवी नहीं होने दे रही। दूसरी बात, भारतीय नेवी को मॉडर्नाइज करना है, जिसका धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन अब भारत एक ऐसा देश है जहां बजट के हिसाब से मिलिट्री को पैसे मिलते हैं। चाइना की तरह नहीं है, पॉलिटिकल आर्म नहीं है भारतीय मिलिट्री, चाइना की तरह पॉलिटिकल आर्म नहीं है। तो अब अगर मान लीजिए आपने भारत की मिलिट्री कॉस्ट गलवान में या कहीं और आपने बढ़ा दी, जहां हमारे ट्रूप्स का मूवमेंट होगा, हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं या जो वेपनरी है उसके मूवमेंट में जो खर्चा आएगा वो उसी बजट से निकलेगा ना। तो जब उस बजट से निकलेगा तो कहीं तो बजट कम करना पड़ेगा, तो वो बजट कम करा जाता है नेवी का। तो जब नेवी का बजट करा जाता है तो नेवी का मॉडर्नाइजेशन डिले होता है या रुकता है, जिसका बेनिफिट चाइना को आता है। तो चाइना चाहता है यहां पर हॉट परस्यूट रहे, ताकि भारत नेवी में ज्यादा फोकस ना कर पाए और उसका उस समुद्र मार्ग पे एक छत्र अधिकार है। ये पॉलिटिकल है, ये सारे ट्रेड रिलेटेड है। अब दूसरी चीज आप देखिए, जब भारत की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, भारत भी फूड बास्केट बन रहा है, दुनिया को गेहूं, चावल, चीनी हर चीज दे रहा है, तो भारत की डिपेंडेंसी तो रही नहीं, लेकिन दुनिया की डिपेंडेंसी भारत पे बढ़ रही है, क्योंकि भारत का चाहे दुकानों का मतलब कंपनियों में बनाया हुआ फैक्ट्रियों में माल हो या किसान के द्वारा पैदा किया हुआ अनाज हो, दोनों क्वालिटी के हैं चाइना से कहीं ज्यादा। फर्टिलाइजर भी हम चाइना से मंगाते थे, अब हम रशिया से बात करते हैं। तो जब ये भारत का कद है तो चाइना का व्यापार में नुकसान बहुत तगड़ा, लाखों अरबों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। वहां के लोगों को कोई फैसिलिटी मिलती नहीं है, जो भी रोजगार है, वहां कोई लेबर लॉ नहीं है, ठीक ना, वहां बंधुआ मजदूर की तरह काम किया जाता है। जो लेफ्ट भारत में लेबर लॉ की बात करता है, वही लेफ्ट चाइना पे शांत रहता है। तो वहां पर एक रिवोल्ट है और ये रिवोल्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस रिवोल्ट को से डाइवर्ट करने के लिए लोगों को चाइना पिछले 3 साल से डेस्परेट है कि कहीं पर मेरा एंगेजमेंट हो। एक मतलब मैंने बहुत पहले लिखा था 2020 में, चाइना इज डेस्परेटली लुकिंग फॉर एक्सटर्नल एनिमी टू डाइवर्ट इट पॉपुलेशन, इट्स सिटीजन्स, क्या कहना चाहिए, फोकस फ्रॉम लोकल रिवोल्ट टू एक्सटर्नल एनिमी। तो अभी कुछ महीने पहले आपने देखा था ताइवान का हुआ था, जो भी हमारे एक्सपर्ट लोग हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, टीवी में, उन सब ने डिक्लेयर कर दिया था कि ताइवान और चाइना की तो कल सुबह लड़ाई शुरू हो जाएगी। ऐसी भारत के बारे में बोल रहे हैं। ना चाइना की ताइवान से लड़ाई हुई है, न चाइना की भारत से लड़ाई होगी, क्योंकि चाइना आर्मी जो है, जो मैंने कई बार भी बताया है, चाइना आर्मी एक सेरेमोनियल आर्मी है। चाइना आर्मी एक फाइटिंग फोर्स नहीं है। जब आप फौज में जबरदस्ती लोगों को लाते हो तो वो लड़ने नहीं आते हैं, वो कुछ मजबूरी की वजह से बंदूक पकड़ के खड़े होते हैं या हथियार पकड़ के खड़े होते हैं। ये वहां के। दूसरी बात, जो गलवान हो गया, आपका अरुणाचल हो गया, तवांग जैसा एरिया हो गया, वहां पर चाइना लड़ ही नहीं सकता, और उसका मुख्य कारण है कि जो चाइनीज सोल्जर है, जिस राहुल गांधी ने जो ट्रेनिंग की बात करी थी ना, 20 साल और अग्निवीर, मतलब सच बता रहा हूं, अगर सोनिया गांधी मुझे गोद ले लेती तो मैं नरेंद्र मोदी जी को कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने देता, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूं। और बन भी जाते तो मैं बहुत टफ कंपटीशन देता उनको, वॉक थ्रू नहीं देता, वॉक ओवर नहीं देता। राहुल गांधी मूर्ख हैं। मूर्ख इसलिए हैं क्योंकि, और बेचारे मूर्ख नहीं बोलना चाहिए, क्षमा करें मैं गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। राहुल गांधी वो कर रहे हैं जो चाइना बोल रहा है।
चाइना का सोल्जर नहीं लड़ सकता क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे चाइना का सोल्जर 36 घंटे से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा। उसकी वो ट्रेनिंग लेवल हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग नहीं है। ये भारतीय जवान 15 फीट 20 फीट बर्फ में -15 -20 डिग्री में 6 महीने लटका रहता है हाई एल्टीट्यूड पे। आप लोगों को बहुत चीजें नहीं पता है और हमारे एक्सपर्ट ये चीज नहीं बता पाते हैं क्योंकि ग्राउंड एक्सपीरियंस उनका नहीं है। एक जवान के लिए जब वो फंसता है ना पहाड़ में बर्फ में, जब वो अपनी पोस्ट को गार्ड करता है और हर तरह का ह्यूमन मूवमेंट रुक जाता है बर्फ की वजह से और क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से। आपको पता है इस जवान की लग्जरी क्या होती है? अचार। ठीक से सुना, अचार। आप 5 किलो 10 किलो अचार पहुंचा दो पोस्ट पे, वो 6 महीने निकाल लेगा। ये चाइनीज सोल्जर नहीं कर सकते। इसलिए ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात है। और बाकी फौज क्या करेगी बॉर्डर पे क्या नहीं करेगी वो फौज जाने, उनको ज्ञान देने की हमारी कैपेसिटी नहीं है और ना हमारी एक्सपर्टी है। ये जो प्रोफेशनल्स हैं, मिलिट्री प्रोफेशनल्स हैं, वो ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। तो चाइना अपने लोगों का ध्यान भटकाना चाहता है, जो इंटरनल रिवोल्ट है। अब एक छोटी सी चीज आप समझो, 2008 का एग्रीमेंट जो राहुल गांधी ने साइन करा था चाइना के साथ। राहुल गांधी, सोनिया जी, चाइनी, शी जिनपिंग, मेरे ख्याल से इन 4 5 6 लोगों के अलावा ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के जो पोलिट ब्यूरो है वो और राहुल और सोनिया मैम के अलावा इस एग्रीमेंट के बारे में कोई नहीं जानता। ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, मुझे नहीं पता रॉ जानती हो या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो उनका एडवाइजरी है वो जानते हो सकता है जानते हो, वो मैं नहीं जानता है। लेकिन जो मेरा अंदाज है वो ये है कि इस एग्रीमेंट में क्या क्या हो सकता है और वो इस बेसिस पे मैं सोचता हूं कि चाइना क्या चाहता है और भारत क्या दे सकता है, चाइना के एम्बिशंस भारत से कैसे पूरे हो सकते हैं। अब चाइना को क्या चाहिए? व्यापार में चौधराहट चाहिए कि दुनिया का चौधरी चाइना है। चाइना अपने जमीन पे माल बना सकता है, चाहे वो गाड़ियां हो, फोन हो, कुछ भी हो। आपकी डस्टबिन तक चाइना से आती थी, ठीक है ना, जो आपके घरों में इस्तेमाल होती हैं, आप वो भी नहीं बनाते थे। तो चाइना माल तो अपनी जमीन पे बनाएगा, लेकिन माल बेचना है। माल बेचने के लिए 2 चीजें चाहिए। आप लोग मैप उठाइए और फिर देखिए कि चाइना के ईस्ट कोस्ट से ही आप समुद्र में आ सकते हैं और भारत के चक्कर लगा के आप यूरोप और मिडिल ईस्ट और उधर से अमेरिका निकलते हुए, सुएज कैनाल से होते हुए अमेरिका निकल के जा सकते हैं। यहां रोकने का जो एक छत्र अधिकार है वो भारतीय नौसेना का है। अब सवाल ये ईस्ट कोस्ट से जो आ रहा है, ये ईस्ट कोस्ट से माल जब आता है तो ताइवान और चाइना के बीच में से सेल होके, अंडमान निकोबार के बीच में से सेल होके, सिंगापुर और अंडमान निकोबार के बीच में से आके, उसके बाद भारतीय सी एरिया में आता है और फिर आपका नॉर्थ ईस्ट जाता है। यानी ये बहुत बड़ा चक्कर है। अगर हम चाइना, सिक्किम, अरुणाचल, डोकलाम, ये तीनों हम चाइना को दे दें तो चाइना सीधे डोकलाम से बांग्लादेश पहुंचेगा। बांग्लादेश में सीधे वो बांग्लादेश से एग्रीमेंट करे, जो भी करे, वहां से रोड बना के सीधा बांग्लादेश पोर्ट पे आएगा, माल लोड होगा आपके शिप में और आपने उस मार्ग से अपने ट्रैवल टाइम को कई दिन तो छोटा कर दिया, बल्कि आप ताइवान और अंडमान निकोबार, सिंगापुर के रास्ते से आने का आपका सारा खर्चा बच गया।
तो यहाँ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है सिक्किम, डोकलाम, अरुणाचल प्रदेश की। दूसरी तरफ अगर आप जाएं ऊपर, अगर आप गलवान का एरिया और उसके आसपास का काराकोरम हाईवे पे आप पूरा कंट्रोल कर लेंगे। चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है वो काराकोरम हाईवे की तरफ से जाता है। अगर हम इस एरिया को नहीं छोड़ते हैं तो यहां से चाइना हमारे स्ट्राइक डिस्टेंस पे रहता है। ठीक है, तो अगर गलवान हमने उन्हें दे दिया, लद्दाख का वो एरिया हमने उन्हें दे दिया, तो चाइना का क्या फायदा हुआ? चाइना सीधा वहां से यूरोप निकल जाएगा। ठीक है, रोड रेल नेटवर्क जो भी वो बनाए वो यूरोप निकल जाएगा। अब बात करते हैं लद्दाख और सियाचिन की। मैप उठाइए, लद्दाख और सियाचिन का एरिया देखिए और साथ में तिब्बत जरूर देखिए। जब हम लद्दाख, सियाचिन, तिब्बत सारा कंप्लीट करते हैं तो हम यहाँ दो चीजें देखते हैं। पहली चीज, चाइना का डायरेक्ट रूट, अब ये एक डोकलाम वाला था, नीचे बांग्लादेश से सी रूट पे आ गए। दूसरा था आप ये लद्दाख का एरिया और इधर आपने जो अपना पीओजे के है वहां से आप निकल के सीधे नीचे आते हैं, आप अफगानिस्तान में डायरेक्ट एंट्री कर लेते हैं। अफगानिस्तान में लगभग $5 ट्रिलियन के नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो चाइना को चाहिए ताकि वो अपनी दुकान चला सके, मैन्युफैक्चरिंग। वहां से निकाल के माल समुद्र से लाना आसान होगा या ऊपर रोड बना के लाना आसान होगा? ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है आपके ऊपर नॉर्थ के एरिया की। दूसरी बात, जब आप तिब्बत और सियाचिन और लद्दाख को कंबाइन करके देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि चाइना की 1.5 बिलियन पॉपुलेशन और भारत की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, दुनिया में आधे से ज्यादा आबादी इधर है। इस आबादी के लिए फ्रेश वाटर तिब्बत और इसी एरिया में है। 1991 में मैंने एक जर्नल के लिए अमेरिका में एक आर्टिकल लिखा था और मैंने लिखा था द फ्यूचर वॉरफेयर इन एशिया विल बी अबाउट हु कंट्रोल्स द फ्रेश वाटर। और ये सारे ग्लेशियर्स, ये जो यही कारण है तिब्बत की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस चाइना के लिए कुछ और नहीं है बल्कि फ्रेश वाटर है, जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था। और अक्सी चीन के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि वहां पर नॉट इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रो देयर। ठीक है, तो ये हमारे फ्यूचरिस्टिक विजनरी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उठा के लाखों एकड़ जगह पकड़ा दी चाइना को। तो ये पानी का खेल है। तो जब आप मैप उठा के देखते हैं तो आपको एक डोकलाम का रास्ता दिखता है, एक गलवान का रास्ता दिखता है और काराकोरम हाईवे का जो अफगानिस्तान में जाता है, जो वाखन कॉरिडोर है। वाखन कॉरिडोर कनेक्ट करता है अफगानिस्तान में चाइना। ये 60 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर है। एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ फिर उधर ईरान है, पता नहीं कौन है। ऊपर सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया के 5-6 जो ममालिक हैं, जो वहां पर नेशंस हैं, उनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है न्यूक्लियर में। ठीक है, तो वहां पर यूरेनियम है, ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वहां का है। भारत के अगर साउथ में आ जाते हैं तो भारत के साउथ का एक और एडवांटेज है चाइना के लिए, वो है थोरियम। चाइना ने अभी पहला रिएक्टर टेस्ट करा है थोरियम बेस। उसको थोरियम चाहिए, चाइना के पास थोरियम नहीं है। लगभग 45% थोरियम भारत के पास है और बाकी जो थोरियम है वो दुनिया भर में फैला हुआ है, एक जगह नहीं है। भारत में थोरियम लक्षद्वीप से लेके उड़ीसा कोस्ट तक आता है, जिसमें सबसे ज्यादा डिपॉजिट आपका राम सेतु एरिया में है। जब राम सेतु एरिया में है, अब अगर मान लीजिए राम सेतु में आज की डेट में, जब आप कैसे राम सेतु आ सकते हो, चाइना कैसे आ सकता है? क्योंकि वहां पर शैलो वाटर है, जो बड़े शिप्स हैं वहां नहीं आ सकते, भारत के भी नहीं जाते, इंडियन नेवी का कोई शिप नहीं जाता। वो मतलब श्रीलंका के उस तरफ तो चला जाए, लेकिन इधर श्रीलंका और भारत के बीच का सेल नहीं होता है क्योंकि वो इतना शैलो वाटर है। अब वहां आप थोरियम कैसे निकालोगे? आप फिशिंग बोट से निकालोगे।
तो ये स्मगलिंग का काम आपके लिए करता है श्रीलंका, जो श्रीलंका का फिशिंग बोट है। ये कारण है चाइना का श्रीलंका के साथ रिलेशन का, कि वहां की फिशिंग बोट से आप इलीगल माइनिंग कर सकते हो। ठीक है, जो राम सेतु इत्यादि, लक्षद्वीप इत्यादि में जो आपका थोरियम डिपॉजिट है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि हम क्या राम सेतु को नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करें? अगर हमने राम सेतु को नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया तो भारत को थोरियम खरीदना पड़ेगा, अपना नहीं इस्तेमाल होगा। लौट फिर के हम कहां जाएंगे खरीदने? चाइना जाएंगे। चाइना इसलिए जाएंगे क्योंकि जब हमने नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया तो हम तो माइन नहीं कर सकते, लेकिन चाइना की फिशिंग बोट इलीगल माइनिंग कर सकती है। ठीक, अगर हम नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर नहीं करते हैं राम सेतु को, तो हम राम सेतु में थोरियम माइन कर सकते हैं। क्योंकि उसके लिए, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, उसके लिए गूगल पे नेशनल मॉन्यूमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि क्यों एक इंसान बार बार ये कह रहा है कि चाइना पे बम गिरा दो, चाइना से रिश्ते तोड़ लो, चाइना से बात मत करो, चाइना से ट्रेड जीरो करो। ये अब आपको समझ में आ रही है ना क्यों वो इंसान बोल रहा है? क्योंकि चाइना डेस्परेटली चाहता है लड़ाई हो, अपना जो वर्चस्व है उसको कायम करने के लिए और इंटरनल रिवोल्ट को दबाने के लिए। लेकिन चाइना लड़ाई कभी स्टार्ट नहीं करेगा, इसलिए वो चाहता है, उसने पहले ताइवान को प्रोवोक करा कि चाइना वो कुछ हो, उसने भारत को प्रोवोक करा, वो आज भी भारत को प्रोवोक कर रहा है, वो 2024 तक भारत को प्रोवोक करता रहेगा। और इसके पीछे क्योंकि कोई भी चीज का एक कारण नहीं होता, मल्टीपल फैक्टर होते हैं। दूसरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है इस प्रोवोकेशन का, कि जो हमारे सोशल मीडिया के जो महान महान हस्तियां हैं, चाहे वो ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, उनके मन में एक बीज डालना है। क्योंकि ये लोग सोचते तो है नहीं, ये इतना डिटेल में विचार नहीं करते, या शायद कहें विचार करने की क्षमता नहीं है। ये जरा सी बात पे प्रवोक हो जाते हैं, और इनको प्रवोक करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये औरों को प्रवोक करते हैं। क्योंकि एक मेडिकल जर्नल मैंने पढ़ा था कि मुश्किल से 10% लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, बाकी लोग रिएक्ट करते हैं। दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, रिएक्ट करते हैं। हम रिएक्शन में मोदी जी को मुल्ला मोदी बना दें, ठीक है? तो इसका इस्तेमाल आपका जो 5th जनरेशन वॉरफेयर में, जिसमें प्रोपागेंडा वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम प्रोपागेंडा वॉरफेयर करें। क्योंकि ट्रंप के जाने का आपने देख लिया, इट वाज अ प्रोपागेंडा वॉरफेयर, ठीक है ना? आज वही अमेरिका रियलाइज कर रहा है कि ट्रंप के जाने से नुकसान क्या हुआ अमेरिका को। भारत को जो नुकसान होगा मोदी को बीच में जाने से, वो भारत फिर अगले 50 साल रिवाइव नहीं कर पाएगा, और शायद कभी ना कर पाए। ये भी आप लेके रख लीजिएगा। क्योंकि अगर कांग्रेस या चाइना सपोर्टेड पार्टी या लेफ्ट लिबरल सपोर्टेड पार्टी, सबका एक ही एसोसिएशन है, अगर भारत पे रूल करती है, तो फिर राम मंदिर भूल जाओ, सनातन संस्कृति भूल जाओ, जितनी ग्रोथ हो रही है वो भी भूल जाओ, सारी चीजें भारत में इंपोर्ट होंगी, मैन्युफैक्चरिंग भूल जाओ। तो जो राहुल गांधी आज एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, मेरे से आप लिख के ले लीजिए स्टैम्प पेपर पे कि अगर इनकी सरकार आ गई तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली दे हैव ए एग्रीमेंट टू मूव मैन्युफैक्चरिंग टू चाइना, और उस एग्रीमेंट में एक और भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात, जहां तक मुझे लगती है, ये सारी लोकेशन हैंडओवर करने के बाद, वो एक दूसरी है कि भारत को फ्री मार्केट खोलो। यानी चाइना का माल भारत में बिना रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी ड्यूटी के, अंडर इनवॉइसिंग के भारत में आएगा। भारत की मैन्युफैक्चरिंग ठप,
और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने ये अपने सामने अपनी आंखों के सामने, यहां कहूं तो मेरे अपने ऑफिस के सामने, मेरे ऑफिस के विंडो के सामने जोहान्सबर्ग डाउनटाउन को एक बबलिंग प्लेस से एक घोस्ट टाउन बनते हुए देखा है कि चाइना का माल जब आना शुरू होता है अनरिस्ट्रिक्टेड पॉलिटिकल करप्शन के माध्यम से, तब आपका उद्योग कैसे बर्बाद होते हैं ये मैंने 2010 में अपनी आंखों से जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका डाउनटाउन में होते हुए देखा है। ठीक, तो ये पूरा खेल भारत की जो बढ़ता कद है उसको किसी रूप में कंट्रोल करने के लिए मैंने हमेशा आप लोगों को एक चीज सिखाई है कि जियो पॉलिटिक्स पहली चीज ट्रेड होती है, और वो ट्रेड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। हम नहीं देंगे तो कोई और देगा, कोई और नहीं देगा तो कोई और देगा। ठीक है, दुनिया ट्रेड पे चलती है। जो जियो पॉलिटिक्स कंट्रोल होती है वो तीन चीजों से कंट्रोल होती है, तीन इंडस्ट्रीज से, ऑयल, फार्मा और हथियार। आप कुछ भी बोल लो, मतलब आप आईटी ले आओ, आप कुछ और ले आओ, आप डिजिटल ले आओ, वो सब सेकेंडरी है। जो फंडामेंटल इंडस्ट्री है वो ऑयल, आर्म और आपकी फार्मा है। फार्मा में आज आप दवाइयां बना रहे हैं, आपने वैक्सीन बना ली, आप अपने एपीआई बना रहे हैं, आप अपने इंग्रेडिएंट बना रहे हैं, तो आपने दुनिया में फार्मा लॉबी को ठोका। ऑयल के लिए अगर आप चाहें तो 2019 से पहले या 2020 से पहले भारत ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस का कस्टमर था, यानी हम सऊदी के, ईरान के और जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनके कस्टमर थे। वो जो पैसे बोलती थी, जो भी हमारा निगोशिएशन होता था, और हम माल खरीद के, तेल खरीद के भारत में लाते थे। अभी 2022 में ये चीज बदली है। भारत आर्टिक सर्कल में रशियन कंपनी के साथ इन पार्टनरशिप ऑयल एक्सप्लोरेशन में जा रहा है, यानी अब हम तेल के खरीदार ही नहीं रहे बल्कि एक्सप्लोरेशन के पार्टनर हैं, यानी हमारा अधिकार भी है। जितना भी हमारा परसेंटेज है शेयर में, उतना हमारा अधिकार भी है। और आर्टिक में अगले 200 साल के लिए तेल है जो मिडिल ईस्ट में खत्म हो रहा है। इसीलिए आपकी रशिया यूक्रेन वॉर का मूल आधार आर्टिक है। पहले दिन से लिख रहा हूं, आप लोगों ने, चलो छोड़ो, आप लोग क्या बोलते हैं वो आपकी मर्जी, लेकिन पहले दिन से लिख रहा हूं। कल परसों की रिपोर्ट है, क्योंकि आप लोगों को मीडिया पे ज्यादा विश्वास होता है मेरी बातों से, तो उस पर रिपोर्ट है कि इंडिया इज गोइंग टू डू द एक्सप्लोरेशन इन आर्टिक सर्कल। ये बहुत बड़ी बात है। तो आर्म, फार्मा, ऑयल, ये तीन लेके अगर आप चलेंगे, आप कभी गलती नहीं करेंगे कोई भी जियोपॉलिटिकल इवेंट को प्रिडिक्ट करने में या समझने में कि आने वाले टाइम में क्या होगा। यही कारण है कि धर्मेंद्र प्रधान तेल खरीद सकते थे, लेकिन हरदीप पुरी एक डिप्लोमेट होने के साथ डिप्लोमेसी में इंगेज हो सकते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है। इसलिए रीशफल में धर्मेंद्र प्रधान को ऑयल मिनिस्टर हटा के हरदीप पुरी को लाए, क्योंकि अब हमारी रिक्वायरमेंट डिप्लोमेसी लेवल पे है, ना केवल बायर सेलर के लेवल पे। समझ रहे हैं आप? ये चीजें बदली हैं। तो ये जब सारी चीजें होंगी, अच्छा अब आर्म्स पे आ जाइए, तो भारत अपना प्रोड्यूस कर रहा है, दुनिया में बेच भी रहा है, जो पहले कभी नहीं होता था, चाहे जैकेट हो चाहे शैल हो। इससे बड़ी बात क्या होगी कि जिस कांग्रेस के युवराज ने दलाली खा के बोफोर्स गन भारत में खरीदी थी, उसी बोफोर्स गन के जो शेल हैं, जो बम्स हैं, वो आज भारत बना के उस देश को बेच रहा है जो बोफोर्स गन बनाती थी। कितना बड़ा परिवर्तन है ये, मतलब कहने को छोटा सा, पर परिवर्तन कितना बड़ा है। तो आप खुद बताओ, आर्म्स लॉबी को अच्छा लगेगा?
पाकिस्तान के पास पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, कर्ज चुकाने के पैसे नहीं है, लेकिन चाइना दौड़ दौड़ के उसको अपने JF-17 बेचता रहता है, जो कि थके हुए हवाई जहाज। ठीक है। जितने आपके नीचे के नेशंस हैं साउथ ऑफ इंडिया, टूवर्ड साउथ ऑफ इंडिया, चाहे वो वियतनाम हो, फिलीपींस हो, इत्यादि हो, चाइना वेपन्स भेजना चाह रहा है। चाइना वांट टू कम इनटू द लीग ऑफ आर्म्स प्रोड्यूसिंग नेशन। वो नहीं अचीव कर पा रहा है और भारत ने अचीव कर लिया है। तो इस बढ़ते कद की वजह से गलवान में भी झड़प होगी, तवांग में भी झड़प होगी, लेकिन ज्यादा तो नहीं बोल सकता। रामायण अगर आपने महाभारत पढ़ी है तो आपको याद होगा कि पांडव लाक्षागृह में गए थे और विदुर जी ने कहा था कि जंगल में आग लगे तो चूहा बिल में सेव होता है। ठीक है। तो बताया था कि टनल बननी है। अब मान लीजिए अगर टनल ना होती तो जल गए थे। ठीक। हम भी कुछ ऐसे ही लाक्षय ग्रह की तैयारी बनाए हुए हैं जहां पर टनल नहीं है और कुटाई चलेगी 2024 तक, 2024 के चुनाव तक और उसके थोड़ा बाद तक कुटाई चलती रहेगी। तो आप अपने जवानों को कम मत समझिए। हमारे जवान राष्ट्र के लिए खड़े होते हैं, राष्ट्र के लिए लड़ते हैं। अचार खा के वो पूरी लड़ाई लड़ लेते हैं। उन्हें मोमोज नहीं चाहिए, चाउमीन नहीं चाहिए, हाका नूडल्स नहीं चाहिए, मेढक टिड्डे नहीं खाने उन्हें। वो आपका जो मिक्स अचार है या आम का अचार है ना, उस पर पूरी लड़ाई लड़ सकता है। और हमारे जवान की जो बॉडी मेकअप है, जो ट्रेनिंग है, हमारा जवान बर्फ में 6 महीने, 3 महीने, 6 महीने सस्टेन कर सकता है। चाइनीज कितने भी ट्रेंड हैं, जो भी उनकी बेस्ट ट्रेनिंग लाइनअप होगी, वो भी 48 घंटे से ज्यादा ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन पे सरवाइव नहीं कर सकते। उनको वापस बेस में मूव करना है और नए लोग लाने। तो अगर आप हर 36 घंटे मूवमेंट करते रहेंगे तो आप लड़ेंगे कब? इसलिए वो प्रोवोकेशन चल रही है और चाइना केवल प्रोवोक करेगा। मुझे नहीं लगता कि आने वाले रिसेंटली या कभी टाइम में चाइना गोली चलाए, क्योंकि वो एक्सकलेट नहीं करना चाहता। वो चाहता है भारत को इतना प्रोवोक करो, चाहे भारत के लोगों के माध्यम से, चाहे भारत के जो हमारे हिंदू एडवाइजर्स हैं उनके माध्यम से। और इसलिए उसका इन्वेस्टमेंट भारत में सोशल मीडिया के फेंस सिटर्स लोगों को, जो अपने आप को नेशनलिस्ट बोलते हैं या हिंदू बोलते हैं, इन पे बहुत है। ठीक है। तो ट्विटर ट्वीट लिखने के पैसे मिलते हैं, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट लिखने के पैसे मिलते हैं। ये सारी चीजें माइंडसेट कंट्रोल करने के लिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ताकि लोगों को डिफीट करे। देखो, मैंने एक बार फंडामेंटल समझाया था, दुनिया में कोई भी लड़ाई हो, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हो, चाहे वर्ल्ड वॉर 2 हो, चाहे उसके बाद जो सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी गई हैं दुनिया के हर, मतलब पूरी दुनिया में, किसी भी लड़ाई का जब मिलिट्री यूज होती है, किसी भी लड़ाई का एक ही उद्देश्य होता है, टू किल द विल ऑफ पीपल। ठीक है। अब जब व्हेन वी कैन किल द विल ऑफ पीपल बाय प्रोपेगेंडा, बाय ट्विटर, बाय फेसबुक, बाय यूट्यूब, बाय इंस्टाग्राम, व्हाई शुड आई फायर अ $2 million मिसाइल? तभी मैंने कल भी लिखा था कि आने वाले वक्त में, अगले 1-1.5 साल में, रावलपिंडी में GHQ, DGISPR, पाकिस्तान, ग्लोबल टाइम्स, चाइना बहुत बिजी हो जाएंगे, क्योंकि अगला साल फुल फ्लेज वॉर है। साइकोलॉजिकल प्रोपागेंडा वॉर ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फुल फ्लेज होगी। हथियार नहीं चलेंगे। हथियार विल ऑलवेज बी एज अ लास्ट रिसोर्ट, एज अ डेटरेंट, but it is not going to be fired.
एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने आपके दर्शकों को और वैसे भी लोगों को मैंने समझाया है वाटरमेलन एनालॉजी। मैंने हमेशा ये चीज समझाई है कि चाइना कभी भी सामने से हमला नहीं करेगा। वाटरमेलन, तरबूज क्या होता है? तरबूज अंदर से लाल होता है, जो हम खाते हैं हिस्सा, और वो एक मोटी चादर, हरी चादर होती है, ऊपर से हरी होती है, बीच में सफेद होती है, अंदर लाल होती है, 3 रंग होते हैं। चाइना हमेशा सामने रखेगा आपका इस्लाम, क्योंकि वो वायलेंट है। अब वो चाहे पाकिस्तान के माध्यम से रख रहा है, जैसे, क्योंकि ब्रेन बिहाइंड पाकिस्तान इज चाइना टुडे, वो पाकिस्तान के माध्यम से रख रहा है या जो आतंकवादी संगठन है उनके माध्यम से रख रहा है, क्योंकि वो एक वायलेंट फोर्स है। वो रिलीजन बाई गन है, ना कि रिलीजन बाई थॉट। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है हरे और लाल के बीच में, वो है सफेद। वो आपका कन्वर्जन है। चाइना तो थर्ड लेवल पे, वो कभी डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, वो पहला फंडिंग करेगा आपके सफेद को, कन्वर्जन को, वहां पर और यहां पर आती है जरूरत वेटिकन की, और फिर वो फंडिंग करेगा हरे को, ताकि जो अपना लाल हिस्सा है वो प्रोटेक्टेड रहे। एक बात आप हमेशा याद रखना कि दुनिया में पिछले 1000 साल से शायद और उससे ज्यादा जो 2 एपी सेंटर हैं, पावर सेंटर, वो एक है वेटिकन और दूसरा है मक्का मदीना। दुनिया यहीं से चली है, वेटिकन से और मक्का मदीना से। ठीक, 2023 में जनवरी में एक तीसरा पावरफुल सेंटर आ रहा है, जिसका नाम है अयोध्या धाम। और ये जो तीसरा आएगा, ये बैलेंसिंग फैक्टर का तरह काम करेगा और लीडरशिप रोल प्ले करेगा। इसलिए आपको सारा शोर राम मंदिर के अगेंस्ट सुनाई देता है, इसीलिए आपको सारा शोर हिंदुओं के अगेंस्ट सुनाई देता है, क्योंकि अब आने 2023 जनवरी के बाद दुनिया में 3 सेंटर होंगे, मक्का मदीना, वेटिकन और अयोध्या। और इसको ठंडे दिमाग से सोचो, इस पे पूरा सेशन हो सकता है, पर अगर आप ठंडे दिमाग से सोचो आपको समझ में आएगी मैं बता क्या रहा हूं आपको। ये दुनिया बदल रही है, मल्टीपोलर हो रहा है। अभी तक 2 ही थे, अब मल्टीपोलर हो रहा है। अगर हमको इकोनॉमिक डाउनटर्न हो या जिसको आप लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में रिसेशन बोलते हैं, अगर वो भारत में हो तो उसका फायदा किसको है? नुकसान तो भारत को है, लेकिन फायदा ये कि भारत में कुछ नहीं होगा। आप चीजें मंगाओगे, जरूरत की चीजें, और फिर वो पैसे दोगे जो सामने वाला मांगेगा आपको। एग्जैक्टली। मतलब मोटे तौर पे बता रहा हूं मैं, माइक्रो लेवल नहीं, मोटे तौर पे बता रहा हूं। अब हुआ क्या, जैसे जो हमारे सनातनी भाई लोग हैं, भाई बहन हैं, राम मंदिर हो, उज्जैन हो, केदारनाथ धाम हो, और जितने भी मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, कॉरिडोर बन रहा है, मंदिर कॉरिडोर बन रहे हैं, ये हमारी आस्था का है और हमें खुशी है इस बात की। लेकिन इसका एक हिडन इश्यू है। सनातन धर्म जब हम बोलते हैं, हम सनातन रिलीजन नहीं बोलते, क्योंकि रिलीजन का हिंदी अनुवाद होता है पंथ, और इस उर्दू अनुवाद होता है मजहब। सनातन धर्म है, रिलीजन नहीं है। ठीक है। सनातन धर्म में जो 2 चीजों का मैं हमेशा यूज करता हूं इकोनॉमिक्स में, वो एक होती है सैशे इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसको मैं जैसे शैम्पू का सैशे होता है, मतलब जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो, पीसेस ज्यादा हो बिकने वाले, और अगर आप कंपनियों से बात करें, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी सैशे बनाने में ज्यादा होती है रादर देन बॉटल बनाने में। तो एक होती है सैशे इकोनॉमिक्स, जो कि 2002 में मोदी जी ने शुरू करी थी। कोरोना जब आया था तो मौका मिला और उसको फिर से फ्यूल अप करा गया, फायर अप करा गया।
दूसरी है सनातन इकोनॉमिक्स। सनातन इकोनॉमिक्स क्या है? यह कहना मंदिर इकोनॉमिक्स। जब आप किसी मजार पे जाते हैं तो आप एक चद्दर लेके जाते हैं, वही चद्दर चढ़ती है, फिर वो वापस आ जाती है, फिर वो चढ़ जाती है, फिर वापस आ जाती है, फिर वो चढ़ती है। यही होता रहे। ठीक है ना? जब मुर्दों को ठंड लगती है तो आप खरीद के वहां पहना देते हो, फिर गर्मी लगती है तो वापस दुकान पे आ जाती है, फिर ठंड लगती है तो आप फिर। मंदिर में क्या है? मंदिर जब आप जाते हो तो आप बस से, कार से, स्कूटर से, साइकिल से, पैदल, हवाई जहाज से, ट्रेन से, कोई माध्यम लेके जाते हो। फिर आप होटल में रुकते हो, गेस्ट हाउस में रुकते हो, लॉज में रुकते हो, धर्मशाला में रुकते हो। आप जितने दिन रुकते हो, खाते हो, पीते हो, सारे काम करते हो। मंदिर जाते हो, पूजा के फूल खरीदते हो, धूप खरीदते हो, अगरबत्ती खरीदते हो, प्रभु के वस्त्र खरीदते हो, नारियल खरीदते हो। ये सारी चीजें आपने पूजा वूजा कर ली तो वहां दुकान से अपने लिए सामान खरीदते हो। जब मंदिर में जाते हो पूजा करने तो वहां 2 पेड़े लेके नहीं जाते, 2 किलो पेड़े लेके जाते हो, क्योंकि घर जाके आपको अपने पूरे रिश्तेदारों को पेड़े खिलाने, लड्डू खिलाने। तो आप 2 लड्डू लेके नहीं जाते हो, आप 2 किलो लड्डू लेके। तो आप देखो इकोनॉमिक साइकिल कितना बड़ा चालू हो गया। जिन लोगों को, जो आज की युवा पीढ़ी है जो वेस्टर्न इकोनॉमिक्स पढ़ती है और पुराना समय याद नहीं है, पुराना क्या, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद के बाद हम कभी बाहर निकलते नहीं, इसलिए पता कैसे होगा। उनको मैं कहूंगा कभी मौका लगे तो 6-7 महीने किसी गांव में रह के आए। जैसे मान लीजिए 2 शहर हैं, 2 शहर के बीच में 20 गांव हैं। तो एक गांव में कुलदेवी है, उनकी पूजा होती है, वो गांव मनाता है, वो गांव कुछ दुकान लगाता है, प्रोड्यूस करता है, मेला लगाता है, सारे गांव वाले आते हैं, मेले से सामान लेते हैं, पूजा करते हैं, चले जाते हैं। फिर वो इस वाले गांव में आती है, फिर इस गांव में होता है। तो ये जो कंटिन्यूस मूवमेंट है पूजा का, ये माइक्रो लेवल पे, विलेज लेवल पे इकोनॉमी को जीवित रखता है। पैसे का मूवमेंट चलता रहता है और पैसा हम पहुंचा रहे हैं, चाहे वो डीबीटी ट्रांसफर से हो, चाहे आपकी अनाज हो, बम्पर फसल हो, यूरिया में ब्लैक ना देना पड़े, सॉइल के लिए आपकी हेल्प मिले, सॉइल हेल्थ कार्ड मिले, इंश्योरेंस मिले, गरीबों को, किसानों को दवाइयाँ, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, हर चीज की सुविधा मिले, तो पैसा बनेगा। जब पैसा बनेगा मेले में खर्च होगा, मेले में खर्च होगा, लोकल इकोनॉमी मूव करेगी। बिल्कुल। ज्यादा पैसा हो जाएगा तो वही लोग कुंभ में भी आएंगे। कुंभ में जो लोग आ सकते हैं वही बेचारे कठरी बांध के केदारनाथ भी पहुंचेंगे, वही आपके उज्जैन भी पहुंचेंगे, वही आपके काशी भी पहुंचेंगे। तो ये हर चीज सनातन में, सनातन कोई रूढ़वादी सोच नहीं है, सनातन पूरी रूप में एक साइंस है। चाहे वो इकोनॉमिक्स ले लीजिए, एस्ट्रोनॉमी ले लीजिए, मेडिकल ले लीजिए, कोई भी फील्ड ले लीजिए साइंस की, सनातन में आपको उसकी रूट्स मिलेंगी। अरे यार, कल तक मैं कहता था 2024 मोदी जी 350 सीटों के साथ गिनेंगे, बिलावल ने 5-10 सीटें बढ़ा दी हैं। देखो, बिलावल भुट्टो और राहुल गांधी, इन दोनों में अकल नहीं है, ठीक है, सोचने समझने की इनमें शक्ति नहीं है। जहां तक बिलावल भुट्टो का जवानी रही है, बिलावल भुट्टो की जवानी लंदन में स्ट्रिप क्लब ढूंढने में लगी है, ठीक है। इसलिए वो जो वहां पर बैठे हैं, जिस पद पे बैठे हैं, उस पद पे आर्मी और आईएसआई ने बिठाला है। तो जिस इंसान को बेसिक कर्टसी भी डिप्लोमेसी की ना पता हो, वो इंसान भारत का नुकसान करने से ज्यादा अपने ही देश का नुकसान कर रहा है। और अब आप देखो उसके उस कमेंट को, और उस कमेंट को एम्पलीफाई कर दिया हमारे लोगों ने सोशल मीडिया पे, दुनिया भर में। 2 चीजें हुई हैं, बिलावल का कमेंट
और वो जो चाइनीज सोल्जर्स की पिटाई, वो हमने दुनिया भर में वायरल करा है। अब आप खुद ठंडे दिमाग से सोचो, आज चाइना के सॉरी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या इज्जत रहेगी दुनिया में? कोई सीरियसली लेगा? कोई बात भी करेगा? क्योंकि उन्हें पता है ये मुंह फट कब क्या बोल दे, सोचेगा तो है नहीं, ठीक है ना। फिर वो रिलेशंस खराब होंगे और सारी चीजें होंगी। आज पाकिस्तान कहां खड़ा है खुद सोचो। चाइना भी हाथ खींच लिए, दुबई ने, सऊदी ने पहले ही हाथ खींच लिए, टर्की वहां से भाग गया, कौन बचा है? तो जो देश एक वक्त 2014 से पहले ओआईसी का चौधरी था, आज तो उसको पीओन की भी नौकरी नहीं है। तो बिलावल भुट्टो का कमेंट मस्ती मारो। 2013 में नवाज शरीफ ने आदरणीय मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत बोला था। पूरी भाजपा नवाज शरीफ के अगेंस्ट खड़ी हो गई थी, क्योंकि मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, भले ही कांग्रेस से रहे हो। लेकिन बिलावल भुट्टो के बोलने के बाद पूरी कांग्रेस बिलावल भुट्टो के साथ है, ना कि भारत के साथ। तो अब आप अगर अभी भी आपको कोई शक है कि कांग्रेस किसके लिए काम करती है, तो फिर मैं तो यही कहूंगा, भैया अगर आपको शक है तो अब आप अपना दिमाग का इलाज कराओ या मुझसे कराओ, क्योंकि आपको समझाने की शक्ति तो ब्रह्मा विष्णु महेश मिला के भी तीनों में नहीं है। अब आपको मैं अपने पहले वाले स्टेटमेंट पे, या जो मूल चीज मैं पढ़ाता हूं लीडरशिप में, उसका एक स्टेटमेंट पे मैं वापस लेके जाता हूं। आपके पास दो हथियार भगवान ने दिए हैं, मुस्कुराहट और मौन। मुस्कुरा के आप काफी परेशानियां, मुसीबतें टाल सकते हैं, और मौन रह के आप काफी मुसीबतें पास आने से बचा सकते हैं। राहुल गांधी और बिलावल भुट्टो की माताओं ने उन्हें यही हथियार नहीं दिया है। बिल्कुल ठीक है, समझ गए यार, डिटेल क्या बता रहे हो? अभी इंडस्ट्री में बता दूं क्या? ना भैया, अपना इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। यहाँ पे लोगों ने काफी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जो मैंने सेव किए हुए हैं। अभी जो लिखेंगे वो भी मैं देख लूंगा, लेकिन पहले जो पूछे हुए सेव किए हुए वो उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर अच्छा, ये ले लेते हैं, ये तो इसके बारे में बात होगी। आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस के तो आंसर आपने जब वो एक्सप्लेन किया सारा, वो हो गया है। लेकिन ये यहाँ पे आई थिंक वांदू जी का पूछना है, प्रिडिक्शन ऑन एंड ऑफ कांग्रेस 30 फरवरी 2023। बिल्कुल, जब पीओके आएगा सेम डेट को। ये आपको हमारी फौज का टफ कंडीशंस हैं। मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि चाइना की एक परेशानी और क्या, और बहुत बड़ी परेशानी है। आप लोग में तो खैर, आप में से बहुत सारे लोग बच्चे होंगे जब अटल जी की सरकार थी, खासतौर से जो सवाल करते हैं। अटल जी की सरकार में डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस, और जॉर्ज फर्नांडिस ने बोला था, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उनकी, उन्होंने बोला था कि हमारा असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, चाइना है। और उन्होंने कहा था कि चाइना के साथ लगने वाला जितना भी एलएसी का एरिया है, उस पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है ओवरनाइट। हमने 70 जो भी 60 साल उस वक्त रहे होंगे, वो हमने टाइम लॉस करा है। अगर आप रोड कंस्ट्रक्शन देखें आज की डेट में, तो आप तवांग से शुरू होइए और अरुणाचल प्रदेश का ऐसा पूरा सर्कल निकाल के नीचे तक आए। ये पूरा जो बॉर्डर एरिया है, ठीक है ना, ये पूरा हम डेवलप कर रहे हैं। 2000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़क बनाई जा रही है, यानी, और टनल्स बनाई जा रही हैं। यानी कई जगह, जैसे तवांगी अगर हम ले लें,
तो एक टाइम जब मैं गया था तो बहुत पहले, तो तवांग जाने में मेरे ख्याल से उस टाइम हमें 14 घंटे लगे थे, 14 या 15 घंटे लगे थे। और हम रोड में नहीं जा रहे थे, हम गड्ढों में गाड़ी चला के जा रहे थे। आज वही रास्ता बहुत छोटा हो गया है और आने वाले समय में और छोटा होगा। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां आपने असम को डायरेक्टली कनेक्ट करा अरुणाचल से। जैसे वो एक ब्रिज है, मैं नाम भूल गया, वो ब्रिज जब नहीं था उस पे लाल सलाम ने बहुत ऑब्जेक्शन करा था नेचर का और एनवायरनमेंट का और दुनिया भर का। वो इसलिए करा था क्योंकि वो ब्रिज बनना देना नहीं चाहते थे। अब वो ब्रिज बनने से क्या हुआ कि जिस रास्ते हमें अरुणाचल की तरफ जाना है, अब हम सीधा उस ब्रिज से डायरेक्टली एंट्री मार सकते हैं और हमारा रास्ता कई घंटे बच गया। तो जब ब्रिज, हाँ ऐसी कुछ नाम था शायद। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट है, यहाँ क्या होगा, यहाँ दो चीजें बहुत मुख्य होंगी, वैसे तो तीन है। पहला तो व्यापार मुक्त होगा, नॉर्थ ईस्ट पूरा भारत से कनेक्ट होगा, जो कि कांग्रेस ने जानबूझ के नेग्लेक्टेड रखा। दूसरा जो था, जो हमारा ट्रूप मूवमेंट है, जो हमारी वेपनरी मूवमेंट है, जो हमारी आर्मी की मूवमेंट है, वो कई कई घंटे डिले होने की जगह बच गई, अब फास्ट हो सकती, यानी हमारी सप्लाई लाइन फास्टर, बेटर, स्पीडियर। ठीक, चाइना को ये चीज समझ में नहीं आ रही है। और आपको याद होगा मनमोहन सिंह की सरकार में, मुझे ठीक से याद नहीं है मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट था या उनके किसी मंत्री का, वरिष्ठ मंत्री का, कि हम नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारा चाइना के साथ रिलेशन खराब हो जाएंगे। भाई साहब, आपके जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का चाइना से क्या रिश्ता? सीरियस। और अगर चाइना नाराज हो रहा है तो इसका मतलब चाइना को हमारी जगह में इंटरेस्ट है, तभी तो वो नाराज हो रहा है ना। भाई अगर मैं आपके घर आके कुछ करूं तभी तो आप नाराज हो गए। बिल्कुल। अगर मैं अपने घर में कुछ चेंज कर रहा हूं तो इसका तो यही अर्थ है कि आप मेरे घर को हथियाना चाहते हो, तभी आप नाराज हो रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो रोड नेटवर्क, टनल नेटवर्क, हवाई पट्टी, एयरपोर्ट डेवलपमेंट, ये सारी चीजें जो नॉर्थ ईस्ट में हो रही हैं, ये चाइना नहीं चाहता। और इससे क्या होगा, इससे ठीक है आर्मी, बिजनेस इत्यादि तो एक चीज हो गई, ठीक है ना, वो वॉरफेयर का हो गया। मेन चीज है लोगों का कनेक्शन भारत के साथ, जो नॉर्थ ईस्ट में नहीं था। ठीक है, भारत के लोग नॉर्थ ईस्ट जाएंगे घूमने, नॉर्थ ईस्ट के लोग भारत आएंगे, एक इंटीग्रेशन होगा। जब वो होगा तो जो चाइना अंदर से डेमोग्राफिक चेंज करके वो पूरे एरिया को काट के अपने साथ लेना चाह रही थी, वो प्लान तो फेल हो गया ना। जिस तरह से गजवा हिंद की हम बैंड बजा रहे हैं, गजवा हिंद 100-200 साल पीछे ऑलरेडी खिसक चुका है, वैसे ये होगा। और उसी लेवल पे हम कन्वर्जन को भी हिट कर रहे हैं। तो उनके हथियार से उन्हीं को मारा जा रहा है। लेकिन अब हर चीज में लोगों को लगता है गोली चला दो, बम फेंक दो, ब्रह्मास्त्र फेंक दो, हमने रखे काहे के लिए हैं। उनकी सोच है। आजादी के टाइम पे भारत को जोड़ने का पूर्ण रूप से श्रेय, भारत को भारत बनाने का श्रेय श्री सरदार पटेल को जाता है। और आजादी के बाद भारत को पूर्ण रूप से सुरक्षित और जुड़ा हुआ रखने का श्रेय इंडियन मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को जाता है। और केवल इनको नहीं जाता, बीएसएफ को जाता है जो कि फ्रंट लाइन बॉर्डर पे होती है, आईटीबीपी को जाता है, सीआरपीएफ को जाता है, एसएसबी को जाता है, बहुत सारी एजेंसीज हैं। और इन सब के बाद सबसे बड़ा श्रेय उन छिपे हुए या अननोन फेसेस को जाता है जो हमारे इंटेलिजेंस में काम करते हैं, जिनकी इंफॉर्मेशन के बिना सारी आर्मी, एयरफोर्स इत्यादि बेकार है।
वो कहीं स्ट्राइक नहीं कर सकते। तो जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी के लोग हैं उनको बहुत बड़ा श्रेय जाता है, जिस कम्युनिटी को गुजराल साहब जब प्रधानमंत्री बने थे तो वो एक हमारी एक्टर हैं जो उंगली का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, उनके पिता ने बर्बाद करा था इंटेलिजेंस कम्युनिटी को। और कुछ 200-300 एसेट हमारे वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ वेस्टर्न नेबर के साथ खत्म हो गए थे, बूचर करा गया था, जिसकी वजह से 26/11 हुआ, जिसकी वजह से और बहुत सारे अटैक हुए, क्योंकि हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क था ही नहीं वहां पर। वो अक्सर रिवाइव करा जा रहा है। राइट राइट राइट। तो ये कलेक्टिव जो लोग हैं, चाहे इंटेलिजेंस के हों, चाहे हमारे मिलिट्री के हों, चाहे CAPF फोर्सेस के हों, इन सब ने भारत को पिछले 70 साल बांध के जोड़ के सुरक्षित रखा है। वरना भारत के, और मैं हाइपोथेटिकल बात नहीं करता, लेकिन मैं कुछ चीजें औरों से अच्छी सोच सकता हूं। अगर 2014 में कांग्रेस की सरकार आई होती तो आप मुझसे लिख के ले लीजिए, सिक्किम, अरुणाचल, ढोकलम आपके पास नहीं होता, वेस्ट बंगाल आपके पास नहीं होता, लद्दाख, कश्मीर, सियाचिन आपके पास नहीं होता, पंजाब आपका कट चुका होता, तमिलनाडु अलग हो चुका होता, तो बीच में बैठ के आप ढपली बजा रहे होते, और ढपली नहीं बजा रहे होते, आप श्रीलंका की तरह जल के बर्बाद कब के हो चुके होते। क्योंकि याददाश्त कमजोर है लोगों की, हम फ्रेजाइल 5 थे, हमारे पास तेल खरीदने के पैसे नहीं थे, हमारे बैंक NPA से डूब चुके थे। जो आज बैंक प्रॉफिट ले रहा है ना, ये सारे बैंक डूब चुके थे। अगर इनको रिवाइव नहीं किया जाता, जो भी मेथड से किया गया, तो भाई साहब आपके और मेरे पैसे तो कागज के टुकड़े हो जाते, और अगर वो कागज के टुकड़े होते तो श्रीलंका होने में कोई कसर रह गई थी क्या? राइट। एक छोटी सी चीज, तारीफ नहीं कर रहा, मैं कोई सरकार का पक्ष नहीं ले रहा, और ना मैं किसी की बुराई करना चाहता हूं, मैं तथ्य बताना चाहता हूं। मैं आपको तथ्य बता रहा हूं, आपकी मर्जी है, आप माने आप ना माने। अगर आप में सोचने समझने की शक्ति है तो ठंडे दिमाग से मेरी बात सोचिएगा, बिना अपने दिमाग में मोदी की तस्वीर और राहुल की तस्वीर लगा के, बिना किसी की तस्वीर लगा के, केवल भारत के लिए और सनातन के लिए ठंडे दिमाग से सोचिएगा। जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आएगा, मैं बता क्या रहा हूं। गौरव साहब, जो हमारे देश की सेनाओं में, चाहे वो कहीं पे भी हो, जो जज्बा है ना, वो जज्बा पाकिस्तान, चाइना, इन लोगों में कभी नहीं आ सकता। जो संदीप, आप ही के शो में मैंने बताया था, कई बार इस चीज का जिक्र कर चुका हूं, चाइना की सेना, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का एक आर्म्ड विंग है, ठीक है, प्रोफेशनल सेपरेट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन भारत की तरह नहीं है। पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान की सेना नहीं है, पाकिस्तान की सेना इस्लाम की सेना है। इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान के फौजी अपने जनरल कमांडिंग ऑफिसर को भी मार सकते हैं, और भारत की सेना अपने कमांडिंग ऑफिसर की रिस्पेक्ट रखने के लिए चाइना को ठोक भी सकती है। संतोष बाबू, कर्नल संतोष बाबू का सेक्रीफाइस भारतीय सेना का एक टर्निंग पॉइंट है। अगर आप किसी ईमानदार फौजी से बात करेंगे तो वो आपको इस इवेंट की गहराई समझाएगा। अगर आप चंडीगढ़ लॉबी से बात करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। रेनू, मैं हमेशा एक चीज सिखाता हूं, पहले किसी बात को सॉल्यूशन ढूंढने की जगह प्रॉब्लम को डिफाइन करो। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम हेडलाइन पढ़ते हैं और सॉल्यूशन ढूंढने कूद पड़ते हैं, जबकि होना ये चाहिए, हेडलाइन तो मिसलीडिंग होती है। आप प्रॉब्लम को डिफाइन करो।
अब ये 0.5 पर वॉर जो है, ये जनरल विपिन रावत का कमेंट था, 2.5 फ्रंट वॉर। 2 फ्रंट आपका एक चाइना हो गया, एक पाकिस्तान हो गया, 0.5 आपका भारत है। अब अगर प्रॉब्लम के हिसाब से जाते हैं, जो जनरल परसेप्शन है सोशल मीडिया पे, जिस तरह के हमारे मित्र लोग बात करते हैं, 0.5 का मतलब है मुसलमान। नहीं, गलत। 0.5 का मतलब मुसलमान नहीं है। 0.5 का मतलब है जिहादी मेंटेलिटी। उसमें मुसलमान भी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा मुसलमान नहीं है, उसमें मुसलमान भी है, उसमें हिंदू भी है, उसमें क्रिश्चियन भी है, उसमें लाल सलाम भी है, उसमें वो भी बैठे हुए हैं जो भारतीय सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। ये 0.5 फ्रंट वो भी हैं जो ये बोलते हैं कि भारतीय सेना को चीनी सेना ने पीट पीट के मारा। ये भी वो उस 0.5 का हिस्सा है। सो ये 0.5 को पहली चीज दिमाग से अगर आप निकालना चाहते, अगर आप समझना चाहते हैं, तो आपको ये निकालना होगा कि 0.5 का मतलब मुसलमान है। तो इसका अंत हो रहा है धीरे धीरे। और जैसे कि मैंने कहा, जो जिस एक कम्युनिटी के बारे में आप सब लोग बात करते हैं, मार दो, फोड़ दो, तोड़ दो, भगा दो, ठोक दो, ये तरीके नहीं है। आप लोग बोलते हैं इनको वोटिंग राइट मत दो, उन्होंने मांगा। आप बोलते हैं ना सब्सिडी मत दो, उन्होंने मांगी। आप बोलते हैं ना रिजर्वेशन मत दो, उन्होंने मांगा। उनको जरूरत नहीं है। उनकी इन सारी चीजों के लिए जो लोग खड़े होके मांगते हैं और देते हैं वो हिंदू है। तो आपका असली टारगेट क्या है? खुद ही अपने में जो लोग मांगा ही नहीं ना, उन्होंने तो कभी मांगा ही नहीं। तो जब आप ऐसे ऐसे लोगों को चुन के सरकार में बैठा लेंगे या संसद में भेजेंगे जो उनके लिए उनके अपने, अब आप महाराष्ट्र उठा के देख लीजिए, किसने बात करी थी मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए? मुसलमान ने, उद्धव ठाकरे ने। कौन है उद्धव ठाकरे? अपने आप को हिंदू बोलते हैं, हिंदू का प्रधान बोलते हैं, ठीक है। मुलायम सिंह कौन है? अभी मरे हैं, उनका सारा क्रियाक्रम विधि विधान से पूर्ण हुआ। कौन सी विधि इस्तेमाल करेगी? इस्लामिक या सनातनी? बहुजन समाज पार्टी। ये आप कोई भी उठा लीजिए। तो मेरा किसी कम्युनिटी के प्रति नहीं है, यही तो लोग नहीं समझते। मैं किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं हूं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कश्मीरी पंडित हो, गुज्जर हो, डोगरा हो, कोई भी हो। मैं किसी कम्युनिटी विशेष के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन उस कम्युनिटी में बैठे हुए जयचंदों को बाहर निकाल के ठोकना है। 0.5 फ्रंट वॉर वो है। आप सर्जिकल स्ट्राइक करी थी ना, भारतीय सेना ने करी थी ना। हम सब जानते हैं भारतीय सेना पॉलिटिकल सेना नहीं है, ठीक है। जब तक एक जवान ऑफिसर भारतीय सेना में हो, चाहे उसका इंक्लिनेशन भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो उसका पर्सनल व्यू होता है, वो उसका फौजी व्यू नहीं होता है, ठीक। हमारी भारतीय सेना ना कोई रिलीजन की है, ना धार्मिक है, ना पॉलिटिकल पार्टी की है, बिल्कुल। लेकिन भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत किसने मांगा था? मुसलमान ने या हिंदू ने? हिंदू ने। अब आपको मुसलमान की बात बताते हैं। आप लोगों को लगेगा शायद मैं मुसलमानों का झंडा लेकर दौड़ रहा हूं, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जब आप समझ नहीं पाते हैं तो आप एलिगेशन लगाते हैं। आपने ओबीसी की अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी ना। ओबीसी ने भारत के अगेंस्ट कभी कोई स्टेटमेंट दिया है? नहीं। मायावती ने भारत के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दिया है? आई थिंक दिया था मायावती ने। फिर से बताओ। मायावती का नहीं, मायावती का नहीं।
अखिलेश यादव ने दिया था, जिन्ना को हीरो बना के पाकिस्तान को। चुनाव कांग्रेस तो पाकिस्तान की गोद में बैठी रहती है। तो आपका 0.5 फ्रंट वॉर कहां है? तो जब जनरल रावत ने बोला था 2.5 फ्रंट वॉर, उनका 0.5 फ्रंट का मतलब मुसलमान कम्युनिटी नहीं थी। आ रही है बात समझ में? लेकिन लोगों ने उसको मुसलमान कम्युनिटी बना दिया। तभी तो मैं कहता हूं, कश्मीर जाओ, दिल्ली और मुंबई में बैठ के कश्मीर पे ज्ञान मत फैलना। जो लोगों ने कश्मीर को देखा नहीं है ना, जो सड़कों पे नहीं घूमे हैं वहां पर, वो कश्मीर को जानते ही नहीं है। ज्ञान पेल दो यहां बैठ के। पसमंदा मुसलमान, पसमंदा मुसलमान बेशक भाजपा को खुल के वोट ना करते हों, लेकिन वो भाजपा भारत के साथ तो हैं। बिल्कुल। शिया भी तो हैं। प्रॉब्लम तो एक छोटी सी जात से है ना। तो आप सबको ब्लैंकेट बैन करोगे क्या? कश्मीर में शिया नहीं रहते क्या? रहते। तो तभी तो मैं कहता हूं ना, मेरी बात को आप लोग गलत ले लेते हो, इमोशनल ले लेते हो। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो यार। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, मैं आपको रूट बताता हूं जो आपको दिखाई नहीं दे रही। और जब वो आप लोग मेरे बारे में परसेप्शन बना लेते हो कि ये पंडितों का एंटी है, या ये मुसलमानों का फेवरेट है, या ये करता है वो करता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए मेरे जीवन में केवल 2 शब्द हैं, भारत और सनातन। तीसरे शब्द की मेरे पास जगह नहीं है। आगे पूछो। रेनू मैम, आपको मिल गया ना आंसर डिटेल में? इससे ज्यादा डिटेल क्या बताऊं आपको? डियागो गार्सिया अमेरिका का मिलिट्री बेस है। वहां चाइना नहीं पहुंच सकता। चाइना अपनी वाटर में सीमा आइलैंड बनाने की कोशिश कर रहा है। मॉरिशस वगैरह को ट्रैप करके चाइना कोई आइलैंड बनाना नहीं चाहता, बल्कि वहां अपने बेस रखना चाहता है, जो भारत ने ऑलरेडी, जब मोदी जी सरकार में पहली बार आए थे तो आपको याद होगा, वो सेशल्स, मॉरिशस, मालदीव्स जैसी छोटे जगह गए थे। एक वो और भी फिजी, एक छोटी छोटी आइलैंड्स नेशंस जो हैं वहां पर गए थे। भारत चाइना को घेर रहा है लिसनिंग पोस्ट बना के उनको। और आपको याद हो, अगर आप पढ़ते हो रेगुलर, या तो मुझे पढ़ते हो या गूगल पढ़ते हो, तो आपको पता चलेगा कि सेशल्स में हमारे लिसनिंग पोस्ट हैं। नेवी को भी रुकने का इंतजाम है। तो ये सारी चीजें छोड़ दो। चाइना का आगे हम नहीं बढ़ने देंगे। और रहा सवाल डियागो गार्सिया का, तो यार हमें आप कितना बड़ा मूर्ख समझते हो भारत को? आपको नहीं लगता कि हम उसके बाप हैं? यार 10,000 15,000 साल पुरानी सनातन सभ्यता, उससे भी ज्यादा की, मतलब अगर देखा जाए, मैं तो 50,000 साल, लाख की बात करता हूं। आपको लगता है ये सनातन सभ्यता इतनी, और सनातन सभ्यता को मानने वाले, प्रैक्टिस करने वाले मूर्ख हैं? डियागो गार्सिया हम नहीं बना सकते क्या? इससे आगे की क्या बोलूं, समझ जाओ। अब देखो, जो गलत करा सही करा ये सरकार निर्णय करेगी। मैंने पहले बोला, जब हमें नेतृत्व पे विश्वास होता है, हमारा नेतृत्व होता है, तो मेरे जैसा सिपाही अपने नेतृत्व पे सवाल नहीं करता है। ठीक है, नेतृत्व पे विश्वास उसी को कहते हैं। सवाल तब निकलते हैं इस तरह के, जब हमारा नेतृत्व पे विश्वास नहीं होता है। वह सवाल क्या, अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं, क्या चाइना ने हमारे साथ ये झड़प करता रहता है, हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जैसे सुब्रमण्यम स्वामी सर बोलते हैं कि चाइना के साथ कुछ नहीं करना चाहिए। वो गलत है। चाइना के साथ ट्रेड करना चाहिए, ट्रेड अपनी जगह चलना चाहिए, क्योंकि आज भी भारत की काफी हद तक डिपेंडेंसी
चाइना पे है, खत्म नहीं हुई है। आज भी हम बहुत सारा माल मंगाते हैं क्योंकि हमारा लोकल प्रोडक्शन नहीं है या डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं है। तो ट्रेड हमें करना है, ट्रेड हमें बंद नहीं करना है, ठीक है। किससे जरूरत का ट्रेड करना है, किससे दोस्ती का ट्रेड करना है, किससे प्रोफेशनल ट्रेड करना है, वो अलग चीज है। राइट। कामिनी जी, बहुत आसान है। मैं आपको बताऊं, ये जो इंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, इससे बचने का बहुत आसान तरीका है, और मैं वो तरीका बता रहा हूं जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूं। पहला, मैं टीवी न्यूज, टीवी डिबेट और अखबार नहीं पढ़ता और देखता, बिल्कुल जीरो। यानी मेरा दिमाग पल्यूट नहीं होता। मैं सोशल मीडिया पे, अब तो ट्विटर पे नहीं हूं, मैं सोशल मीडिया पे ना ट्विटर पढ़ता हूं न फेसबुक पढ़ता हूं। मैं शून्य हूं। मैं 800 लोगों को, 1000 लोगों को फॉलो नहीं करता। मुझे अपने बाई वन गेट वन फ्री, यू फॉलो मी आई फॉलो यू वाले चक्करों में नहीं पढ़ाना। और तीसरा और अंतिम, मैं अपने नेतृत्व पे पूर्ण रूप से विश्वास रखता हूं। अगर मेरा नेतृत्व बोलेगा गौरव प्रधान 14वें फ्लोर से कूद जाओ, हम नीचे खड़े हैं तुम्हें बचाने के लिए, आप मुझे भले ही अंधभक्त कहो, बट एज ए डिसिप्लिन्ड सोल्जर ऑफ दिस नेशन आई विल जंप, ट्रस्टिंग माई कमांडर इन चीफ। तो और अंतिम बात, भगवान ने जो 1.5 किलो का दिमाग दिया है, उसका मैं पूर्ण रूप से इस्तेमाल करता हूं, विचार करता हूं, सोचता हूं, चीजें को कनेक्ट करता हूं, लॉजिक ढूंढता हूं, प्रिंसिपल्स ढूंढता हूं, फिर कुछ लिखता हूं। रिएक्ट कभी नहीं करता मैं। अब मान लीजिए आपने मेरे से कोई सवाल पूछा टेलीग्राम पे, जिसका 10 बार मैं जवाब दे चुका हूं पहले, या कुछ ही दिन पहले भी दिया है मैंने। अब आप फिर से आज वो सवाल पूछते हैं, तो मेरा जवाब होता है गुड मॉर्निंग भाई, मुबारक हो, सो के उठ गए तुम। तो कई लोगों को लगता है मैं उनको गुड मॉर्निंग बोल रहा हूं। मैं भैया तुम्हें गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं दुनिया को कि तुम सो के उठ गए, गहरी नींद में सोए हुए थे। वेद जी, मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े मेरे ही टेलीग्राम चैनल पे, न्यायालयों के बारे में और कोलिजियम के बारे में और जजेस के बारे में। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्या हम टेक्निकली क्वालिफाइड हैं कोलिजियम पे या जजमेंट पे या लॉ पे बोलने के लिए? 99% लोगों को लगता है सुप्रीम कोर्ट भी वही काम करता है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करता है या आपका सेशन कोर्ट करता है। जबकि सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रोल्स अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ठीक है, गाड़ी के एक्सीडेंट का डिसाइड करने का कोर्स नहीं है। यहां पर कई बार ये चीजें ब्रीच हुई हैं, कोर्ट के जजों ने, लॉयर्स ने इसको मिसयूज करा, इस चीज को। वो रिफाइनमेंट चल रहा है और ये एक प्रोसेस है। रहा सवाल कोर्ट और सरकार के बीच में जो चल रहा है, नूरा कुश्ती है। जैसे पति पत्नी में बड़ी भयंकर लड़ाई चल रही है आज। एक बर्तन तोड़ रहा है, दूसरी मेज पटक रहा है, कुर्सी फेंक रहा है, ठीक है, होती है हम सबके घर में। बर्तनों वाली लड़ाई, गिलास तोड़े जाते हैं, कप तोड़े जाते हैं, थालियां फेंकी जाती हैं, खाना नहीं खाया जाता है, छोड़ा जाता है, इस तरह की लड़ाई होती है। लेकिन जब रात को थक के बिस्तर पे लेटते हैं और टांगे एक दूसरे से टकराती हैं, तो सारी लड़ाई खत्म हो जाती है। भारत आर्बिट्रेशन हब बनना चाह रहा है, भारत का ड्रीम है। विश्व गुरु बनना है तो आपको केवल मैन्युफैक्चरिंग, नॉलेज बेस, बैंकिंग, ऑयल, एनर्जी, वेपन, यही नहीं, बल्कि आपको
आर्बिट्रेशन हब भी बनना है, यानी you should be a center point in the world where the companies or the corporates or other organizations can come for arbitration. ठीक है. आर्बिट्रेशन बनने के लिए न्यायालयों की इंडिपेंडेंस जरूरी है. यानी दुनिया के मन में जब विश्वास होगा कि भारत के न्यायालय और भारत के न्यायाधीश इंडिपेंडेंट हैं, एग्जीक्यूटिव से अफेक्टेड नहीं होते हैं और एग्जीक्यूटिव उनको गवर्न नहीं करती है, वो इंडिपेंडेंट जजमेंट लेते हैं, इंडिपेंडेंट तथ्यों के आधार पर, टेक्निकल प्रूफ के आधार पर लेते हैं, एक प्रोफेशनल्स हैं, तो आर्बिट्रेशन ही तभी आएगी ना. अगर पाकिस्तान जैसी जुडिशरी होगी तो आर्बिट्रेशन वहां तो जा नहीं रही. तो उसको साबित करने का दुनिया में सबसे अच्छा तरीका क्या है? नूरा कुश्ती. दूसरी बात, 2014 में 15 में अरुण जेटली कोलिजियम सिस्टम खत्म करने के लिए नया बिल लेके आए थे. वो बिल फेल हो गया. आप में से बहुत सारे लोगों को उस बिल के बारे में पता भी नहीं है. वही बिल हल्के फुल्के मॉडिफिकेशन के बाद फिर आ रहा है. लेकिन बिल आने से पहले जो सरकार की स्ट्रेटजी है, आप 2014 से समझने की कोशिश करो. कोई भी बिल, कोई भी लॉ, कोई भी डिसीजन से पहले एक पब्लिक डिबेट होता है. अब हमारे पास तरीका क्या है पब्लिक डिबेट का? कि जो हमारी लॉ मिनिस्ट्री है वो नोटिफिकेशन जारी करे, बिल का ड्राफ्ट पब्लिक में रखे और पब्लिक से बोले कि इसमें मॉडिफिकेशन, इसमें कमेंट दो, फीडबैक दीजिए. कितने लोग देखेंगे? ईमानदारी से कोई नहीं देखेगा. पहली चीज जुडिशरी का है, लॉ का है, क्योंकि हमें बोलना आता है, हमें समझना नहीं आता है. ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं? शोर मचाते हैं. लेकिन वहां पर क्योंकि वेबसाइट पे है, कोई डाउनलोड नहीं करेगा. यार जियो खत्म हो जाएगा तो हम इंस्टाग्राम पे रील कहां से डालेंगे? लेकिन जब नूरा कुश्ती होती है तो सारी समाज उसको डिस्कस करने आ जाता है. और उस डिस्कशन में कई बार जिनको कोई ज्ञान नहीं होता, वो भी कुछ ऐसी अच्छी बात बोल जाते हैं जो कैप्चर हो जाती है, जो कि बहुत बेनिफिशियल होती है. इवन द फूल कैन गिव यू अ गुड आइडिया, राइट? तो टेंशन ना लो, सब मस्त है. चादर तानो, सो जाओ, ठंड हो रही है, समोसे खाओ. वैसे तो गर्म दूध पीने का मौका है, समोसे खाओ, गर्म दूध खाओ, मस्त रहो. सरकार को अपना काम करने दीजिए, सरकार पे निष्ठा रखिए, विश्वास रखिए. मैं मोदी जी का, आप अगर मुझे चमचा बोलना चाहते हैं, आपका स्वागत है. अंधभक्त बोलना चाहते हैं, मुझे गर्व है. लेकिन मेरे कम से कम जो नेतृत्व मैंने चुना है उस पर मेरे को अटूट विश्वास है. ठीक है? तो जिन चीजों को सोचने समझने की शक्ति मेरे में नहीं है, ज्ञान मेरे में नहीं है, वो मैं अपने नेतृत्व पे छोड़ देता हूं, इस आशा के साथ कि जो होगा अच्छा होगा, भगवान राम कृपा करेंगे. और इस चीज का जवाब मैं पिछले, आशीष आपका बेटा, आप अभी नए नए हो, ठीक है ना? जरा टेलीग्राम सर्च करो मेरा, इसका जवाब आपको वहां मिल जाएगा. ये कोई ये कोई मोबाइल ऐप नहीं है. ये इंटरप्राइज सॉल्यूशंस हैं और इनको करने के लिए करोड़ों का खर्चा होता है. भारतीय आईटी इंडस्ट्री, भले ही दुनिया में हम राज करते हो, लेकिन हम दुनिया में राज, कड़वी बात बोल रहा हूं और इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने खुद 30 साल आईटी इंडस्ट्री में निकाली, और वो भी एज ए सीनियर पर्सन. भारतीय आईटी इंडस्ट्री, भले ही उसमें आईआईटी हो, आईआईएम हो, एनआईटी हो और जो जितने बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस के प्रोफेशनल्स हों, एट द एंड ऑफ द डे वी आर जस्ट टेक कुलीज.
$60 पर आवर, $100 पर आवर, $250 पर आवर हमारे रेट होते हैं। कोई भी इंडियन आईटी इंडस्ट्री करोड़ों खर्च करके ओएस डेवलप करना नहीं चाहती, क्योंकि रिसर्च में बहुत पैसा चाहिए। और डेवलप्ड आप करोगे तो आप विंडो 95 से शुरू नहीं करोगे, आप वहां से शुरू करोगे जहां आज विंडो खड़ा है या जहां आज मैक ओएस खड़ा है, आप वहां से शुरू करो, ठीक है ना। तो इस चीज में बहुत खर्चा होता है, भारतीय कंपनियां वो खर्चा नहीं उठाती हैं, क्योंकि हमें क्विक रिटर्न चाहिए होता है, हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने कई सालों का, कई डिकेड्स का इन्वेस्टमेंट किया है तो आज विंडो है। एप्पल ने कई डिकेड इन्वेस्ट किया है तो आज उनका ओएस है। ये ओवरनाइट नहीं बन जाते हैं। राज ठाकरे का वजूद की चिंता है और कुछ नहीं है। समय बीतता जाएगा, उनका वजूद खत्म होता जाएगा, इसलिए उन्हें जल्दी से चुनाव चाहिए। चुनाव में पार्टियां रिवाइव होती हैं, कुछ डूब जाती हैं, वही उनकी उम्मीद है और कुछ नहीं है। राइट। और कुछ क्वेश्चन थे, वो आई थिंक उसके लिए अलग से सेशन करना पड़ेगा, जैसे खालिस्तान हो गया और वो जो अभी चल रहा है ये मूवी के प्रमोशन का भी आपको पता, बेशरम रंग और फिर भगवा कलर की बिकनी पहना दी। आई थिंक ये अलग से बात करेंगे इन चीजों के ऊपर। यार ये क्वेश्चन बॉलीवुड के और ये जो फिल्मों के ना, ये हमारे मित्र लोग बहुत अच्छी तरह से ले लेते हैं, जो यंगस्टर्स हैं मीम बनाने में और लाइनें लिखने में। तो ये उनका कार्य क्षेत्र है, उनके पास छोड़ दीजिए, हमें आपको इसमें समय नहीं बर्बाद करना। हम बॉलीवुड नहीं देखते हैं, चाहे बॉलीवुड अक्षय की फिल्म हो, चाहे खान की हो, चाहे अनुपम खेर की हो, और चाहे आपकी महारानी कंगना रानावत की हो, या विवेक अग्निहोत्री की बनाई हुई हो। मेरा रूल बड़ा सिंपल है, ब्लैंकेट बॉयकॉट बॉलीवुड, सिंपल। चाहे अच्छी बनी हो, धार्मिक बनी हो, देशभक्ति बनी हो, कुछ भी बनी हो, बॉलीवुड नो मतलब ना, बस खत्म, बात खत्म। इससे आगे कोई डिस्कशन नहीं मेरे साथ। जीवन को सरल बनाओ, जीवन को कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। 2024 का युद्ध का शंखनाद हो चुका है। अगला 1 सवा साल, 1.5 साल बहुत वायलेंट होगा, बहुत प्रोवोकेशन होंगी, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन होंगी, बहुत कोशिश करी जाएगी हमारी आस्था, हमारा विश्वास टूटे। इसमें बहुत सारा काम आपके हिंदू भाई और बहनी करेंगे, जो अपने आप को नोटा वीर बोलते हैं, जो अपने आप को सुरमा भोपाली बोलते हैं, जो अपने आप को मौलाना सनातनी बोलते हैं। ये सब 2 रुपए चवन्नियां ले लेके ट्वीट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। मेरा आपको एक ही छोटा सा निवेदन है, आप मुझे पढ़े ना पढ़े, फॉलो करें ना करें, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कुछ ज्ञान चाहिए, स्वागत है, नहीं चाहिए, चाहिए, लेकिन अपने नेतृत्व पे विश्वास रखिए बस, और उस विश्वास को आगे बढ़ाइए। कोई भी डाउट अगर क्रिएट करता है, जब हमारे ये जो तथाकथित सेलिब्रिटी हैं सोशल मीडिया के, जब ये लाल सलाम, स्वामी सर और विपक्ष और राहुल गांधी एक स्वर में बात करें, तो आप लिख के रख लीजिए, सरकार कुछ बहुत अच्छा काम कर रही है जो इन सब की दाल रोटी छीनेगा। तो आवाजें तभी आएंगी, लोगों की आवाजें तभी आएंगी जब उनकी दाल रोटी छिनती है, जो कि गलत, बिना मेहनत के आती है। तो ये थंब रूल है, मन को शांत रखिए, शांति से बात कीजिए, सोचिए ज्यादा, रिएक्ट कम कीजिए। मैं जल्दी से जवाब देता हूं, मैं इसको ट्रोल कर देता हूं, जैसे बहुत सारे लोग हैं। अभी आपको एक उदाहरण दो, बड़े बड़े मतलब मेडिकल डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, आईआईटी से भी हैं। गौरव प्रधान ने चोरी कर लिया, भाई साहब 3-4 दिन उन्होंने इसी पे निकाल दिए, गौरव प्रधान ने चोरी कर दिया। मतलब अगर अब मुझे
भाई जो मैं सोच रहा हूं ऐसा तो नहीं, मैं नहीं सोच, मेरे अलावा कोई नहीं सोच रहा है। दुनिया में सैकड़ों लोग सोच सकते हैं सही वैसी बात। चीज। मेरी और आपको कहीं पर मैं आपको क्रॉस भी कर सकता हूं, ठीक है ना। हम्म। आप भी बैंक इस्तेमाल करते हैं, मैं भी बैंक इस्तेमाल करता हूं। बैंक रप्चरी क्या होती है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बैंक के एसेट्स होते हैं, आपके भी एसेट्स होते हैं, वो भी मुझे पता है। अब अगर कोई चीज मैच कर जाए, हम्म। ठीक, तो एक हम्म। चीज तो आपने बोल दिया, कॉपी पेस्ट। हम्म। दूसरा, जो लॉजिकल सोच मैं आपको दे रहा हूं, जो इंसान कॉपी पेस्ट पे अपना जीवन रखता हो, हम्म। ट्रोलिंग में अपनी लाइफ गंवा चुका हो, हम्म। आप खुद सोचिए, क्या वो आदमी 800 लोगों के बीच में खड़ा होके, 800 लोग जो अननोन है उसको, उसके हम्म। वो नहीं जानता कौन है, 800 लोगों के बीच में खड़ा होके ये बोलेगा, आस्क मी एनीथिंग, सही बात और है। 5 मिनट के लिए नहीं, 4 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे तक सेशन चलते हैं मेरे। मैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए जो भी पर्सनली आते हैं उन सेशंस में, मैं कहता हूं आस्क मी एनीथिंग, आप मुझसे कोई भी सवाल कीजिए, बस शर्त यह है आपका मोबाइल फोन नीचे रखा होना चाहिए। हम्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो करेक्ट। ऐसे लोगों को फॉलो करना, ऐसे लोगों को करना आपकी सेहत के लिए ही नुकसान, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जिसको फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ब्लड प्रेशर आपका बढ़ना है, मेरा नहीं बढ़ेगा। परेशान आप होंगे। जब मन शांत नहीं होगा तो जो भी आप व्यवसाय करते हैं, काम करते हैं, उसमें उत्तेजित रहेंगे, उसमें अपना इनोवेट नहीं कर पाएंगे। जो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली के साथ आप खुश नहीं रहेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। 6 घंटे से शाम को 6 बजे से 9 बजे तक आप सब सर्कस के आगे बैठ जाते हैं, वो टीवी के सामने सर्कस देख रहे हैं। मुझे कोई एक बार बता दे, एक चीज बता दे पिछले 10 सालों में इस टीवी ने सॉल्व करी हो। तो आप देख लीजिए, पर मैं आपको बस वार्निंग दे रहा हूं कि 2024 का सफर आसान सफर नहीं है। बहुत उत्तेजना होगी, बहुत भड़काया जाएगा, अपने ही लोग भड़काएंगे, फेंस सिटर भड़काएंगे, जिनको आप सेलिब्रिटी मानते हैं या इंटेलेक्चुअल मानते हैं, वो ही आपको भड़काएंगे। चाइना खुल के सामने नहीं आएगा, पाकिस्तान भी खुल के सामने नहीं आएगा, वो इन लोगों को पैसे देता है, इन लोगों के माध्यम से भड़काता है। तो मन को शांत रखिए, नेतृत्व पर विश्वास रखिए, और मेरी बात मान के चलिए कि भारत का सनातन सिविलाइजेशन, सनातन सभ्यता का सूर्योदय हो चुका है, और हम सबको साथ मिलकर काम करना है। बस बिल्कुल। बोलूंगा, और क्या बोलूंगा।